अटैक करने के लिए। प्रिंस लैंग उसे कहती हैं चलो देखते हैं, तुम कोशिश करके देख लो। ऐसी प्रिंस लैंग लिन फेंग को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है। उसी वक्त साथ ही मैंग किंग भी आगे बढ़ती है। किंग प्रिंस लैंग के ऊपर अटैक करती है, जबकि हमारा लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाते हुए डॉन हान के ऊपर अटैक करता है। डॉन हान बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि लिन फेंग के सामने अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। लिन फेंग उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है उस वक्त तुमने यूनाई सेक्टर में मुझे कहा था तुम मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ ये बात ठीक है कि उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ कमजोर तुम हो। तुम एक मेमने की तरह हो जो कि अपने फादर के पीछे छुप रहे हो। लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाते हुए डॉन हान के ऊपर अटैक कर देता है और डॉन हान को वहीं पर मार देता है। क्योंकि मैंग किंग भी सोच रही होती है इस वक्त लिन फेंग ने जो अटैक किया है उसकी पावर बहुत ज्यादा है और इसके अटैक के अंदर बहुत सा किलिंग इंटेंट निकल रहा है, जैसे कि इसने अपनी सारी की सारी नफरत को इस अटैक के अंदर भरकर डॉन हान को मार डाला हो। प्रिंस लैंग वहीं पर अपने बेटे की लाश के पास ही बैठकर रोना शुरू कर देते हैं और उसे कह रहे होते हैं हानियर तुम ऐसे नहीं मर सकते, प्लीज जल्दी से उठ जाओ, अपने फादर को परेशान न करो। लिन फेंग उसे कहता है प्रिंस लैंग क्या अब तुम्हें महसूस हुआ जब कोई अपना मरता है तो कैसा महसूस होता है? तुम यूनाई सेक्टर में आए और हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स को मार डाला, क्या तुमने इस वक्त सोचा था कि उन सभी की भी फैमिलीज हैं, सभी के भी भाई बहन होंगे या फिर फादर होगा? तुमने किसी के बारे में नहीं सोचा और सभी को मार डाला। तो प्रिंस लैंग चिल्लाकर लिन फेंग से कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिन फेंग कहता हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, जबकि हम दोनों में नफरत का एक और रिश्ता बन गया है। इस बात को याद रखना, मैं जानता हूँ कि तुम शिद्दत के साथ मुझे मारना चाहते हो, जहाँ पर भी तुम्हें मौका मिले मुझे मार डालना है और जहाँ पर मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे अंदर जितना भी गुस्सा और जितनी भी नफरत है वो सारी की सारी मैं तुम्हारे पर रिलीज करूंगा, मैं जरा भी तरस नहीं खाने वाला। फिर हमारा लिन फेंग सेकंड प्रिंस से कहता है सेकंड प्रिंस अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। सेकंड प्रिंस उसे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारा लव सिक फॉरेस्ट में इंतजार करूंगा, मुझसे मिलने के लिए वहाँ पर जरूर आना। और लिन फेंग वहाँ से चला जाता है, जबकि प्रिंस लैंग वहीं पर अपने बेटे के पास बैठे एक जोरदार चीख मारते हैं और कहते हैं लिन फेंग अगर मैंने तुम्हारी जान नहीं ली तो मेरा नाम भी प्रिंस लैंग टियान नहीं। लास्ट एपिसोड के एंड पे तो हमने देखा था लिन फेंग प्रिंस लैंग के बेटे को मार देता है और वहाँ पर उसे टाइटल भी मिलता है कि वो ज़ैंगजू सिटी का नया मार्किस बन चुका है। तो सब कुछ खत्म होने के बाद लिन फेंग मैंग किंग के साथ सिटी से बाहर आ जाता है। लिन फेंग इंपीरियल सिटी के गेट से जैसे बाहर निकलता है तो वहाँ पर चीसी आर्मी के सोल्जर्स खड़े होते हैं। लिन फेंग उनसे कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम सभी को तो जनरल लियू कैंग के साथ जाना चाहिए था। वो सभी लोग जल्दी से अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और लिन फेंग के सामने झुक जाते हैं और उसे कहते हैं जनरल लियू कैंग अब क्योंकि एक इंपीरियल मिनिस्टर बन चुके हैं इसी वजह से अब वो आर्मी का ख्याल नहीं रख सकते, वो एक जनरल नहीं रहे, उन्होंने हमारी पूरी आर्मी को आपके अंडर दिया है, आज से आप हमारे नए ऑफिसर जनरल हैं। लिन फेंग उनसे कहता है तुम सभी लोग जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, ये तुम सभी लोग क्या कर रहे हो, मैं एक जनरल कैसे बन सकता हूँ? तीनों लेफ्टिनेंट भी वहीं पर होते हैं। लेफ्टिनेंट ब्रैन उसे कहते हैं लिन फेंग जनरल ने इन सारे के सारे सोल्जर्स को डिसमिस कर दिया है, हम सभी क्योंकि सोल्जर्स हैं, हमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। बहुत ही कम ऐसे सोल्जर्स थे जो कि जनरल लियू कैंग के साथ उनके साथ डॉनरैन सिटी में वापस चले गए हैं, जबकि बाकी के सभी को उन्होंने छोड़ दिया है। लियू कैंग हम सभी को अपने साथ अब नहीं रखना चाहते, उन्होंने कहा कि अब हमारे पास एक नया जनरल है जिसे हमें हर हाल में फॉलो करना है और वो तुम हो, हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। फेंग कहता है लेकिन तुम लोग मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो, इस सब का मतलब क्या है, मुझे तुम सभी आर्मी को देने का क्या मतलब है? लेफ्टिनेंट ब्रैन उसे कहते हैं जनरल लियू कैंग ने कहा है कि हमें डॉनरैन सिटी में वापस जाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर मोजू कंट्री के लोगों ने दोबारा से रैन सिटी के ऊपर अटैक किया तो हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम उन सभी को रोक सके, हमारे सोल्जर्स बहुत ज्यादा कम रह चुके हैं, इसलिए वहाँ पर आर्मी का कोई भी फायदा नहीं है। उन्होंने अपनी आर्मी को छोड़ दिया है, उन्होंने कहा कि क्यों तुम ज़ैंगजू सिटी के मार्किस बन चुके हो, हमारे पास अपना एक इलाका है तो तुम्हारे पास अपनी एक आर्मी भी होनी चाहिए, हम सभी लोग तुम्हारी प्राइवेट आर्मी बनेंगे, तो हम सभी लोग तुम्हारे साथ जहाँ के तुम मार्किस हो यानी तुम्हारे ज़ैंगजू सिटी में जाएंगे और वहीं पर स्टेशन रहेंगे, जब तुम हमें कोई ऑर्डर दोगे तो हम तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, आज के बाद हम तुम्हारी पर्सनल आर्मी है, तुम्हारे अपने सिटी की। लिन फेंग उनकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये मेरी अपनी पर्सनल आर्मी होने वाली है। लिन फेंग सोच रहा होता है जनरल लियू कैंग ने यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा तोहफा दे दिया, उन्होंने अपनी एलीट सोल्जर्स की आर्मी को मुझे दे दिया और उसके साथ साथ 3 लेफ्टिनेंट्स भी मुझे दे रहे हैं, इन सभी को मैं अपनी प्राइवेट आर्मी के तौर पर यूज कर सकता हूँ। लगता है कि अंकल लियू कैंग अब इस कंट्री को बचाने के लिए और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इस कंट्री ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने स्नो माउंट के लिए अपनी जवानी दांव पर लगा दी, लेकिन जवानी को दांव पर लगाने का फायदा नहीं हुआ। तो लिन फेंग सोचने के बाद उस सारी आर्मी सोल्जर्स से कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपना सोल्जर्स बनाने को तैयार हूँ, आज के बाद तुम सभी लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। लिन फेंग उनसे कहता है आज के बाद तुम सभी को किसी के भी सामने झुकने की जरूरत नहीं है, आज के बाद तुम सभी लोग एक आजाद सोल्जर की तरह अपनी जिंदगी गुजारोगे। नेक्स्ट सीन में लव सिक फॉरेस्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर इंपीरियल गार्ड्स का जो नया लीडर बना है जिसका नाम यूजी है, जिसे हुदी सेकंड प्रिंस ने अपॉइंट किया है, वो उनके पास बैठा होता है। यूजी सेकंड प्रिंस से कहता है प्रिंस हमारी बड़ी बैटल स्टार्ट होने से पहले ही इस पोजीशन को क्योंकि सिक्योर कर लिया है, तब सारे के सारे इंपीरियल गार्ड्स आपके साथ हैं, हमारी इंपीरियल गार्ड में कोई भी गद्दार नहीं होगा, बस आपने एक ऑर्डर देना है और मैं आपकी हर बात मानूंगा, इंपीरियल गार्ड्स हर तरह से
आपका साथ देंगे। प्रिंस भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने इंपीरियल गार्ड की आर्मी की कमांड अब हासिल कर ली है। नैनशैन भी वहाँ पर आता है। प्रिंस उसे कहते हैं, नैनशैन काफी दिनों के बाद तुम यहाँ पर आए हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आकर बैठ जाओ। तुम मेरे लिए कोई खबर लेकर आए हो? नैनशैन उनसे कहता, हाँ मैं खबर लेकर आया हूँ। जनरल लिू कैंग अपनी आर्मी के कुछ सोल्जर्स को लेकर डॉनरेन सिटी में वापस चले गए हैं, जबकि बाकी की सारी आर्मी उन्होंने लिन फेंग को दे दिया और वो लिन फेंग की आर्मी है। सेकंड प्रिंस कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी खबर दी, लगता है कि अब लिन फेंग अपनी आर्मी को अच्छे मकसद के लिए यूज कर पाएगा। फिर वो यूजी से कहते हैं, यूजी तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, जाओ जाकर अपनी नई पोस्ट को संभालो। यूजी उनसे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी जाता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। नैनशैन प्रिंस से कहता है, योर हाइनेस आपको इंपीरियल गार्ड्स की कमांड मिल गई है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेट। नैनशैन उसे कहता है, योर हाइनेस यहाँ पर इस दिन आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, सब कुछ लिन फेंग की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने मैंग चोंग के साथ उसके फादर और फिर उसके अंकल जो कि इंपीरियल गार्ड के पुराने लीडर थे, उन तीनों को मार दिया। इतना ही नहीं, प्रिंस लैंग जो कि हमेशा ही आपके खिलाफ होते हैं, इस वक्त अपने बेटे की मौत को लेकर बहुत बड़े सदमे में है। ये सब कुछ लिन फेंग की वजह से पॉसिबल हुआ है। अब तक तो पूरे सिटी को पता चल चुका है कि लिन फेंग आपकी फैक्शन से है। प्रिंस उसे कहते हैं, यही तो मैं चाहता था कि सभी को पता चल जाए कि लिन फेंग मेरी फैक्शन से है और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है। सेकंड प्रिंस उसे कहते हैं, डॉन टियान लैंग को सियासत के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो एक बेवकूफ है, उसे सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाने और अपनी आर्मी को लीड करने के बारे में ही पता है। मैंने सेकंड प्रिंसेस जिंजी को जानबूझकर उस वार में भेजा था, मुझे पता ही था कि ये सब कुछ होने वाला है। जैसे ही उसने उसके ऊपर हाथ डाला, यानी कि प्रिंसेस को हाथ लगाया और किडनैप करने की कोशिश की, उसी वक्त यहाँ पर प्रिंस लैंग के साथ सब कुछ होना तय हो चुका था। प्रिंस लैंग को अभी भी लगता है कि अगर वो क्राउन प्रिंस का साथ देगा, उसके पास भी राइज करने का एक मौका है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एंड पर तो प्रिंस लैंग को मरना ही मरना है। नैनशैन भी इसी बारे में सोच रहा होता है। नैनशैन सोच रहा होता है कि प्रिंस लैंग एक वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ है, उसने इस बारे में जरा भी नहीं सोचा। उसने प्रिंसेस को किडनैप किया क्राउन प्रिंस के कहने पर, ताकि लिन फेंग को मारा जा सके, लेकिन उसने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अगर जिंजी को वहाँ पर कुछ हो जाता, यानी प्रिंसेस को कुछ होता, इन पर सिर्फ इसी का सर कटना था, चाहे वो उसे क्राउन प्रिंस मारता या फिर इससे सेकंड प्रिंस मारता। सेकंड प्रिंस नैनशैन से कहते हैं, नैनशैन मुझे ये बताओ कि मैं उन सोल्जर्स को कैसे हासिल कर सकता हूँ। नैनशैन उनसे कहता है, प्रिंस मुझे इस बारे में नहीं पता, क्योंकि वो सोल्जर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनको हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहीं पर नैनशैन हमें बताता है कि यहाँ पर किन सोल्जर्स को हासिल करने की बात हो रही है। यहाँ पर स्नो ड्रैगन गार्ड्स को हासिल करने की बात हो रही है कि स्नो मून कंट्री की सबसे ज्यादा पावरफुल और डेंजरस फोर्स है। सेकंड प्रिंस उसे कहते हैं, नैनशैन ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा कैसे मैं स्नो ड्रैगन आर्मी को हासिल करूं। तुम्हें पता है कि हमारे फादर बूढ़े हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी स्नो मून कंट्री के ऊपर उनका राज खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अपने पीछे दो बेटे छोड़कर जा रहे हैं। एक को उन्होंने क्राउन प्रिंस बनाया और एक मैं हूँ। दोनों में आपस में एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, जिसके पास भी स्नो ड्रैगन आर्मी के सोल्जर्स होंगे। मुझे लगता है कि अगला किंग वही बनेगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्नो ड्रैगन आर्मी के सोल्जर्स मेरे हाथ में होने चाहिए। ये लोग अभी बातें कर रहे होते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पर आ जाता है। नैनशैन प्रिंस से कहता है, अब मैं यहाँ से इजाजत चाहूंगा, आप लिन फेंग से बात कर सकते हैं। सेकंड प्रिंस उसे कहते हैं, नहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम भी यहीं पर बैठो। सेकंड प्रिंस लिन फेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये लड़का अपनी कल्टीवेशन के किस लेवल तक पहुंच चुका है। जब से ये डॉनरेन सिटी से वापस आया है, तब से ये काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। उसने अपनी कल्टीवेशन को भी हाइड किया हुआ है। लिन फेंग वहाँ पर आकर सेकंड प्रिंस को रिस्पेक्ट देता है। सेकंड प्रिंस उसे कहता है, ठीक है जल्दी से आकर अपनी टेबल पर बैठ जाओ। लिन फेंग टेबल पर बैठ जाता है और उसे कहता है, सेकंड प्रिंस आपने मुझे पर्सनली कहा था कि मैं आपसे मिलने के लिए लव सिक फॉरेस्ट में आऊँ, आपको मुझसे कोई बहुत ही स्पेशल बात करनी है। प्रिंस उसे कहता है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए लाया हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बहन जिंजी की जान बचाई है, तुम उसे वापस लेकर आए हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें अल्कोहल देकर तुम्हें ग्रेटिट्यूड शो करूंगा। उसके सामने लव सिक फॉरेस्ट की सबसे बेस्ट अल्कोहल लाते हैं। लिन फेंग से कहता है, चलो जल्दी से इसको पी जाओ, तो लिन फेंग उस अल्कोहल को पी जाता है। लिन फेंग सोच रहा होता है, ये लव सिक अल्कोहल तो काफी ज्यादा अच्छी है। सेकंड प्रिंस उसे कहते हैं, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसी लगी। लिन फेंग उसे कहता है, वैसे तो मैंने अल्कोहल कभी पी नहीं है और ना ही मुझे इतना ज्यादा शौक है, लेकिन मुझे लगता है कि लव सिक अल्कोहल काफी ज्यादा अच्छी है। सेकंड प्रिंस उसे कहता है, मैं असल में तुमसे इस बारे में जानना चाहता हूँ, क्या लव सिक अल्कोहल को पीने के बाद तुम्हारे जहन में जिंदगी आ रही है या नहीं। लगता है कि जिस तरह मेरी बहन तुम्हारे लिए फील करती है, तुम उस तरह मेरी बहन के बारे में फील नहीं करते, वरना इस अल्कोहल को पीने के बाद तुम्हारे जहन में उसकी पिक्चर जरूर आती। लिन फेंग जब इस बारे में सोचता है तो उसके जहन में 3 पिक्चर्स आती है, जिसमें मैंकिंग, फीफी और उसके साथ जिंजी होती है। लिन फेंग कहता है, लगता है कि ये लव सिक अल्कोहल वाकई में प्यार करने वालों के
लिए है। इसको पीने के बाद आप जिससे प्यार करते हैं वो आपके जहन में जरूर आता है, लेकिन मेरे जहन में तो इस वक्त 3 पिक्चर्स आ रही हैं, अब मैं क्या करूं। सेकंड प्रिंस उसे कहते हैं अच्छा ठीक है छोड़ो, ये बात तो खत्म हुई, मुझे ये बताओ कि तुम यांगजू सिटी में कब जाने वाले हो, क्योंकि मैंने तुम्हें वहाँ का मार्किस बनाया है। तुम्हारा प्लान क्या है, कब तुम वहाँ पर अपनी टैरिफ लेने के लिए जाओगे। लिनफेंग उसे कहता है साल के खत्म होने पर, जब वहाँ पर यांगजू सिटी में कंपटीशन होता है, वहाँ पर साल के खत्म होने पर एनुअल मीटिंग होती है, इसी वजह से मैं साल के खत्म होने पर ही वहाँ पर जाऊंगा। सेकंड प्रिंस लिनफेंग से कहता है तो फिर ठीक है, मैं सुप्रीम अकेडमी में अपनी तरफ से किसी बंदे को भेजूंगा तुम्हारा ऑफिशियल टाइटल और तुम्हारे कागजात देकर, ताकि तुम उन कागजात को यूज करते हुए यांगजू सिटी के नए मार्किस बन सको। लिनफेंग से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे तुमसे एक और काम है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं किसी को ढूंढना चाहता हूँ। सेकंड प्रिंस से कहता है तुम किसे ढूंढना चाहते हो। लिनफेंग कहता है मैं अपने फादर को ढूंढना चाहता हूँ, मेरे फादर का नाम लिन हाई है। उससे कहता है ठीक है, तुम्हारे फादर लिन हाई को मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे ढूंढने की, मैं अपने रिसोर्सेज को लगाऊंगा। लिनफेंग उसे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको मुझसे और कोई बात नहीं करनी तो फिर मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। सेकंड प्रिंस कहता है ठीक है तुम जा सकते हो। लिनफेंग जाते हुए सोच रहा होता है मैंने अपने फादर को पिछले पूरे 1 साल से नहीं देखा, जब हमें हमारे लिन सेक्टर से निकाला गया था उसी वक्त मेरे फादर और मैं अलग हो गए थे। फादर ने कहा था कि वो इंपीरियल सिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद से मुझे फादर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि फादर कहाँ पर हैं। उम्मीद करता हूँ कि सेकंड प्रिंस जल्द से मेरे फादर को ढूंढ दे। एक सीन पीच ब्लॉसम गार्डन का दिखाया जाता है, जहाँ पर जीतर वाले मास्टर बैठ कर जीतर बजाते हैं, तो लिनफेंग अपने मास्टर के पास बैठा होता है, मास्टर उसके लिए जीतर बजाती हैं। लिनफेंग काफी देर तक वहाँ पर शांत होकर बैठा रहता है, उनके म्यूजिक की वजह से लिनफेंग का मन शांत होता है। मास्टर लिनफेंग से कहते हैं लिनफेंग जब तुम पहली बार यहाँ पर आए थे तब तुम्हारा मन बिल्कुल भी शांत नहीं था, तुम्हारा मन तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए हिसाब से परफेक्ट नहीं था, इसी वजह से मैंने उसको शांत करने के लिए तुम्हारे दिमाग को दूसरी सोचों से क्लियर करने के लिए जीथर बजाया और तुम्हें जीथर बजाना सिखाया भी। इससे तुम्हारी कल्टीवेशन पर काफी बड़ा असर भी पड़ा, लेकिन अब जबकि अपने मन को शांत कर लिया है, अब मुझे लगता है कि जीथर का तुम्हारे ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा, अब ये सिर्फ तुम्हारे मन को ही शांत करता है, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन उस हिसाब से इसकी वजह से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तुम पहले ही अर्थ फ्यूजन की कल्टीवेशन को हासिल कर चुके हो, तुम उस लेवल तक पहुंच चुके हो जहाँ पर तुम्हें जीथर की मदद की जरूरत नहीं है। लिनफेंग उनसे कहता है टीचर लेकिन मुझे जीथर बजाना सीखना है। टीचर उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें जीथर बजाना सिखाऊंगा, और साथ ही वो अपने पास से काफी सारे स्क्रोल्स निकालते हैं और उसे कहते हैं इनके ऊपर साउंड मार्शल आर्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, जीथर बजाने का तरीका भी इसी में लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ तुम काफी सारी साउंड मार्शल आर्ट्स भी इससे सीख सकते हो। जीथर बजाने के लिए सबसे पहले तुम्हें जीथर के बारे में समझना होगा कि जीथर क्या है। इन बुक्स के ऊपर जीथर के बारे में लिखा हुआ है, साथ में कुछ ऐसे गाने लिखे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, सिर्फ उन गानों को बजाकर सामने वाले को मार सकते हो। इन स्क्रोल्स की मदद से तुम जितना चाहे उतना सीख सकते हो, और अगर तुम्हें यहाँ पर स्क्रोल्स के ऊपर से कुछ समझ ना आए तो फिर तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें इस बारे में खुद समझाऊंगा। लिनफेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उनसे कहता है टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो उनसे स्क्रोल लेकर कहता है अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, और वो वहाँ से वापस आ जाता है। यहीं पर हमें सुप्रीम अकेडमी के कल्टीवेशन पगोडा के बारे में बताया जाता है, क्योंकि इस कल्टीवेशन पगोडा एक ऐसी जगह है जहाँ पर की पावर बहुत ज्यादा होती है, और वहाँ पर स्पेशल रूम्स हैं जहाँ पर बच्चे कल्टीवेट कर सकते हैं। सुप्रीम अकेडमी में इस तरह के टोटल 4 कल्टीवेशन पगोडा हैं। पर लिनफेंग कल्टीवेशन पगोडा की तरफ आता है तो कल्टीवेशन पगोडा के बाहर का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि ये 4th कल्टीवेशन पगोडा है और ये सेंटर में है, इसी वजह से यहाँ पर की कंसंट्रेशन बाकी के कल्टीवेशन पगोडा से बहुत ज्यादा है, यहाँ पर सिर्फ एलीट डिसाइपल्स ही आ सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम युनजी होता है और उसके साथ 2 और लड़कियां होती है। युनजी कहती है काश मुझे भी कभी मौका मिले इस कल्टीवेशन पगोडा के अंदर जाकर टॉप फ्लोर में बैठकर कल्टीवेट करने का, ऐसा हो जाए तो मेरी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। इसकी दोस्त उसे कहती है युनजी तुम्हें ये सपना नहीं देखना चाहिए कि तुम अकेली वहाँ पर जाकर कल्टीवेट करने के काबिल हो, तुम इन हाई क्लास के एलीट लड़कों में से किसी की गर्लफ्रेंड बन जाओ तो हो सकता है वो तुम्हें अपने साथ अंदर ले जाए। के साथ उसकी जो दूसरी दोस्त होती है वो काफी बुरी वाली होती है, वो उसे कहती है लास्ट टाइम डोगू शैंग ने तुमसे कहा था कि वो तुम में इंटरेस्टेड है, मुझे लगता है कि तुम्हें उसके साथ अंदर चले जाना चाहिए, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। युनजी उसे कहती है नहीं मुझे डोगू शैंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि इस अकेडमी में एक और स्टूडेंट है जो कि डोगू शैंग से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, मुझे वो ज्यादा पसंद है और उसका नाम लिनफेंग है। तो उसकी अच्छी वाली दोस्त उसे कहती है हाँ मैंने भी लिनफेंग के बारे में काफी कुछ सुना है, लिनफेंग वही है ना जिसने हीमो के साथ फाइट की थी। हीमो के साथ फाइट के दौरान उसने सभी को बताया था वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद ने इस वार में भी हिस्सा लिया था। उसने मोजू कंट्री के सोल्जर्स को अकेले ही वहाँ से डराकर भगा दिया, और साथ ही उसका प्लान था वहाँ पर आग लगाने का, जिसने वहाँ पर हजारों लाखों सोल्जर्स को मार डाला और मोजू कंट्री वालों को वापस भेज दिया। उसके बाद मैंने सुना है कि उसे यांगजू सिटी का मार्किस भी बना दिया गया है और उसने अपनी आर्मी खड़ी कर ली है। वो लड़का लिनफेंग तो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर और डेयरिंग है। तो उसकी बुरी वाली दोस्त उसे कहती है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि लिनफेंग बहुत ज्यादा बहादुर और डेयरिंग है और उसने हीमो से फाइट किया, अब वो यांगजू सिटी का मार्किस है। तो उसने हीमो के साथ फाइट की थी, तो मतलब यह है क्योंकि उसका कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, जबकि डोगू शैंग अभी से अपने कल्टीवेशन में सोल लेयर के 8वें लेवल पर पहुंच चुका है। अब इतना
इतना ही नहीं बल्कि डोगू शैंग इस वक्त हमारी एकेडमी के 10 रैंकिंग में से चौथे नंबर पर है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डोगू शैंग एक नोबल कल्टीवेटर है कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा टफ है क्योंकि वो डोगू क्लैन का वारिस है। वो युनजी से कहती है, युनजी अगर डोगू शैंग तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए अपने रूम में सोने के लिए बुलाए तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इतना भी काफी होगा, तुम्हें इससे ज्यादा सपना देखने की जरूरत नहीं है। डोगू शैंग कभी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। युनजी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनना है, और अगर तुम्हें उसके साथ सोने का इतना ही शौक है तो जाओ जाकर उसके साथ एक रात सोकर आ जाओ, मुझे उसके साथ सोने का कोई शौक नहीं। वो लड़की उसे कहती है, तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर डोगू शैंग को मुझ में इंटरेस्ट होती है और मुझसे एक बार कहता मैं एक रात तो क्या मैं हजारों रात उसके साथ सोने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी इतनी किस्मत कहाँ, मैं क्योंकि इतनी अच्छी नहीं दिखती इसी वजह से वो तुम्हारे साथ सोने के लिए आता है, मेरे साथ नहीं। इस वक्त डोगू शैंग भी वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है, तो तुम लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रही हो, कौन किसके साथ सोने की बात कर रहा है। लड़कियां जल्दी से पीछे की तरफ घूमती है और कहती है तो डोगू शैंग है। डोगू शैंग उनसे कहता है, तुम लोग लिन फेंग को मुझसे कंपेयर कर रही हो, लिन फेंग मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक कचरा है। युनजी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर लिन फेंग में इंटरेस्टेड होने की, ना कि मुझ में, मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ। युनजी उसे कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लिन फेंग तुमसे बेहतर नहीं है, लिन फेंग 1000 गुना तुमसे ज्यादा बेहतर है। जैसी वो यहाँ पर ये वाली बात करती है उसी वक्त बुरी लड़की आगे बढ़ती है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है और उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, डोगू शैंग के सामने तुम इस तरह की बात कैसे कर सकती हो, तुम डोगू शैंग के सामने उसे कह रही हो कि लिन फेंग उससे ज्यादा बेहतर है, मैं यहाँ पर तुमसे कह रही हूँ कि लिन फेंग इसके सामने कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमारा लिन फेंग भी वहीं पर उसी एरिया में होता है, वो भी देखता है कि वहाँ पर उसको किसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है और उसकी वजह से किसी बेचारी लड़की को थप्पड़ पड़ गई है। तो कमीना डोगू शैंग युनजी से कहता है, युनजी तुमने यहाँ पर मेरी इंसल्ट की है, ये कहकर के लिन फेंग मुझसे बेहतर है, अब इसका बदला तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजार कर चुकाना पड़ेगा, मैं सिर्फ 5 रात मेरे साथ सोना है और मैं इस बात को कम्प्लीटली भुला दूंगा। तो युनजी बेचारी भी वहीं पर रोना शुरू कर देती है। डोगू शैंग उसे कहता है, अगर तुमने मुझे यहाँ पर इस बात का जवाब नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हें खुद ही उठाकर ले जाऊंगा। उसकी बुरी दोस्त उसे कहती है, तुम्हें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, डोगू शैंग ये वाली ऑफर किसी को भी नहीं देता, इसलिए इसके साथ चली जाओ। युनजी बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जबकि उसी वक्त पीछे से हमारे लिन फेंग की आवाज आती है। लिन फेंग उस बुरी लड़की से कहता है, तुम बहुत ज्यादा यंग हो लेकिन एक बहुत ही घटिया औरत हो, तुम ऐसा किसी दूसरी लड़की के बारे में कैसा सोच सकती हो। तो वो सभी लोग पीछे की तरफ देखते हैं कि अब कौन आया है, तो वहाँ पर पीछे लिन फेंग खड़ा होता है। बुरी लड़की चिल्लाकर उसे कहती है, अरे तुम कौन हो और तुम यहाँ पर किसके बारे में इस तरह की गंदी बात कर रहे हो। लिन फेंग उसे कहता है, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई और घटिया औरत है जिसके बारे में बात करूंगा, हाँ मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। वह लड़की चिल्लाकर उसे कहती है, जाओ जाकर अपना काम करो, तुम्हें हमारे बिजनेस में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। युनजी उसे देखते पहचान जाती है और कहती है, ये तो लिन फेंग है, लिन फेंग यहाँ पर परफेक्ट टाइम पर आया है, लगता है कि मैं लिन फेंग को इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन से निकल सकती हूँ। डोगू शैंग भी लिन फेंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे होते हुए मेरे काम में टांग अड़ाने की। लिन फेंग उस बुरी लड़की से कहता है, तुमने अभी अभी कहा कि इस लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक रात उसके साथ सोना, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसके साथ जाकर एक रात सोना चाहिए। तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है कि डोगू शैंग यहाँ पर खड़ा है, कि लिन फेंग ने यहाँ पर डोगू शैंग की बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है। वो गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है, लड़के मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमने सुना नहीं। लिन फेंग उसे कहता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। वो उसे कहता है, नहीं तुम मुझे नहीं जानते हो, इसीलिए तो तुम यहाँ पर ये वाली बात कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता तो इसलिए तुम भी मुझे नहीं जानते होगे, इसी वजह से तुम मेरे सामने इतनी एरोगेंटली बिहेव कर रही हो। अगर तुम्हें मेरा नाम भी पता चल जाए तो यहाँ से डर के मारे भाग जाओगे। लिन फेंग उसे कहता है, तुम तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, हालांकि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता कि तुम किस तरह के इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में मैंने काफी कुछ सुना है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि तुम एक बहुत ही शो ऑफ करने वाले इंसान हो, तुम्हारा नाम तो डोगू शैंग है। डोगू शैंग लिन फेंग से कहता है, जबकि तुम्हें मेरे नाम के बारे में पता है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने तरीके के बारे में बताता हूँ कि जब कोई मुझसे बदतमीजी करता है तो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी ऑफर है, अपने चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारो, उसके बाद मेरे सामने 3 बार अपने घुटने टेको, 2 बार मेरे सामने अपना माथा रगड़ो, उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं चेहरे पे थप्पड़ मारूं और तुम्हारे सामने घुटने टेक नाक रगड़ूं। लिन फेंग उसे कहता है, डोगू शैंग इतनी कम तुम्हारे पास की पावर है और बहुत ही थोड़ी तुम्हारे पास फोर्स है, इतनी सी की पावर के साथ तुम यहाँ पर ये सारी बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते, मुझे तो तुम एक बेवकूफ लगते हो जो तुम मेरे सामने इस तरह एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। वाले बोसदा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का कौन है जो कि यहाँ पर डोगू शैंग के सामने इतनी एटीट्यूड के साथ बात कर रहा है।
है डोगू शेंग, जो कि अपनी सोल ईयर के 8वें लेवल पर है और रैंक नंबर 4 पर है। ये लड़का मरना चाहता है जो इससे इस तरह की बदतमीजी कर रहा है। डोगू शेंग जल्दी से अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है। जैसे वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है उसे कहता है क्या अब तुम्हें पता चला कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर है। लिन फेंग उसे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी की पावर बहुत ज्यादा कम है और इतनी कम पावर के साथ यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करके अपना मजाक ही उड़ाओगे। फेंग भी वहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है। जैसे वहाँ पर अपनी फोर्स को रिलीज करता है तो उसकी फोर्स की पावर डोगू शेंग से बहुत ज्यादा होती है। सभी लोग जल्दी से अपने आप को कवर करते हैं कि इसकी पावर्स तो बहुत ज्यादा है, इसकी पावर टेरिफाइंग हद तक ज्यादा है। लास्ट टाइम इसने जब हीमो के साथ फाइट की थी तब ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन अब तो इसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ये वाकई में वही सेम लिन फेंग है जिसे हमने कुछ महीने पहले देखा था। डोगू शेंग भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लिन फेंग से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है जिससे डोगू शेंग पीछे की तरफ गिर जाता है। बाकी के देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि वो लड़के सारे खुश हो जाते हैं कि इसने डोगू शेंग को थप्पड़ मारा। डोगू शेंग बहुत ज्यादा एरोगेंट है और उन सभी के साथ वो हमेशा बदतमीजी करता है या उनको बुली करता है, इसी वजह से वो ज्यादा खुश होते हैं। वो सब लोग लिन फेंग की तारीफ कर रहे होते हैं कि लिन फेंग तो वाकई में एक मिलिट्री सोल्जर होने के लायक है। तो डोगू शेंग थप्पड़ खाने के बाद लिन फेंग से कहता है कौन हो तुम। लिन फेंग उसे कहता है मैं तो कोई भी नहीं हूँ, एक नोबॉडी के बारे में तुम्हें जानना भी नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारे साथ कंपेयर भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ, तो तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगे। क्योंकि सभी लोग और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो इसका मजाक भी उड़ा रहा है। डोगू शेंग को लगता है कि वो बहुत बड़ा जीनियस डिसाइपल है, लेकिन इस लड़के ने जहाँ पर इसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ा दिया। उनमें से एक लड़का कहता है अगर मैं डोगू शेंग की जगह पर होता और मुझे यहाँ पर सभी लोगों के सामने थप्पड़ पड़ता तो मैं तो यहाँ से पीछे देखता भी नहीं और भाग जाता और दोबारा कभी सुप्रीम अकेडमी के वापस भी नहीं आता। डोगू शेंग को भी पता चल जाता है कि यही लिन फेंग है। वो उसे कहता है तो तुम लिन फेंग हो, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है इसका बदला तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। लिन फेंग उसे कहता है जरा रुको, तुम्हें किसी ने यहाँ से जाने का तो कहा ही नहीं, तो फिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। डोगू शेंग पीछे मुड़ता है और उसे कहता है अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लिन फेंग उसे कहता है लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर है, तुमने मुझे कहा था कि मुझे अपने चेहरे के ऊपर थप्पड़ लगाना है, 3 बार घुटने टेकने हैं, साथ ही 9 बार अपना माथा ग्राउंड के ऊपर लगाना है। तुम्हें लगा था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इसी वजह से तुमने मुझे ये ऑफर दी थी। अब जबकि तुम्हें पता चला है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो तुम चुपचाप यहाँ से वापस कैसे जा सकते हो। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें वो सब कुछ करना चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। सभी देखने वाले और भी खुश होते हैं और कहते हैं लगता है कि लिन फेंग डोगू शेंग को ऐसे नहीं जाने देगा, लिन फेंग इससे माफी मंगवा कर ही रहेगा। लिन फेंग डोगू शेंग से कहता है चलो मुझे दिखाओ कि ये सब कुछ कैसे करते हैं। अपने चेहरे पर थप्पड़ लगाओ, 3 बार अपने घुटने टेको, 9 बार अपना माथा रगड़ो और तुम यहाँ से जा सकते हो। देखने वाले भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये लड़का लिन फेंग ये तो इसे यहाँ पर टीज कर रहा है। डोगू शेंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे थप्पड़ मार पाना इतना ज्यादा आसान है। तुम चाहते हो कि मैं अपने चेहरे पर अपने हाथ से थप्पड़ मारूं, तुम यहाँ पर कोई सपना देख रहे हो या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लिन फेंग कहता है जब भी मैं पहली बार किसी बंदे को कोई बात कहता हूँ तो वो मेरी बात को इसलिए इग्नोर कर देता है कि उसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो लगता है कि मुझे खुद ही आगे बढ़कर तुम्हें ये सब कुछ करवाना पड़ेगा। लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, डोगू शेंग के बिल्कुल सामने पहुंच जाता है। डोगू शेंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। लिन फेंग अपनी उंगली को सामने करते हुए अपनी स्वर्ड फोर्स को रिलीज करता है। वो भी अपने बाजू को सामने करता है ताकि वो उसके अटैक को ब्लॉक कर सके। लेकिन लिन फेंग की स्वर्ड फोर्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है, वो एक एनर्जी बीम की तरह निकलती है और उसके बाजू के अंदर सुराख करके आगे गुजर जाती है। जबकि उसी वक्त लिन फेंग उसके चेहरे के ऊपर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है जिससे डोगू शेंग वहीं पर नीचे गिर जाता है। डोगू शेंग के नीचे गिरने के बाद हमारा लिन फेंग फिर से उसके चेहरे के ऊपर एक दाईं तरफ से थप्पड़ मारता है, फिर एक बाईं तरफ से थप्पड़ मारता है। वो उसे काफी सारे थप्पड़ मारने के बाद ऊपर की तरफ जाम करता है और उसको सर से पकड़कर घुटनों के बाल उसको नीचे झुका देता है। लिन फेंग कहता है अब जबकि ये सब कुछ मुझे अपने हाथों से करना पड़ा है, इसी वजह से अब तुम्हें एक्स्ट्रा फीस भी देना पड़ेगी, अब तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ऊपर से लिन फेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुमने तो कहा था कि लिन फेंग कोई भी नहीं है, मैं तुम्हारा राइवल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कम्पीट नहीं कर सकता। तो अगर मैं तुम्हारा कम्पिटिटर नहीं हूँ तो फिर तुम यहाँ पर मेरे सामने अपने घुटने टेक कर क्यों बैठे हुए हो। फिर साथ ही हमारा लिन फेंग अपने पाँव को उठाता है और उसकी थोड़ी के नीचे रखते हुए उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। लिन फेंग कहता है चलो यहाँ से दफा हो जाओ। तो उसको फेंकने के बाद लिन फेंग पीछे की तरफ मुड़ता है और जुनजी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इस लड़की से भी तुम्हारा बदला ले सकता हूँ। जुनजी आगे से काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि लिन फेंग ने उससे बात की। वो उसे कहती है नहीं, तुम्हें इस तरह की घटिया लड़की को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। लिन फेंग उसे कहता है ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे इस तरह की घटिया लड़की को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। वो लड़की भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है, जबकि जुनजी आगे से मुस्कुरा रही होती है। लिन फेंग उसे कहता है तो क्या तुम वहाँ पर अंदर जाकर कल्टीवेट करना चाहोगी, अगर चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। जुनजी उसे कहती है लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। लिन फेंग कहता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, कोई भी हमें वहाँ पर जाने से नहीं रोकेगा। और वो जुनजी को अपने साथ लेकर 4th फ्लोर के ऊपर चला जाता है। 4th फ्लोर के ऊपर वो जाकर उसे एक रूम देता है और कहता है तुम यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करो, मैं भी एक रूम के अंदर जाने वाला हूँ। और वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जबकि जुनजी पीछे से उसे थैंक यू बोलती है। जब
हमारा लिनफेंग उसे हाथ हिलाता हुआ वहाँ से चला जाता है। जुनजी कहती है ये तो वाकई में एक बहुत ज्यादा बहादुर और स्ट्रॉन्ग लड़का है, ऊपर से इसका दिल बहुत ज्यादा साफ है। उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में अपने पंख फैलाकर आसमान के ऊपर उड़ेगा, यानी कि ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा और बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। हमारा लिनफेंग भी वहीं पर 4th फ्लोर के ऊपर जाकर एक रूम के अंदर बैठ जाता है और कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर बाकी के कल्टीवेशन पकोडा की निस्बत की पावर बहुत ज्यादा डेंस है। हमारा लिनफेंग यहाँ पर बैठकर अपनी सोल कल्टीवेशन टेक्निक को आजमाने वाला है। ये वो सारी टेक्निक्स है जो कि उस मास्टर ने से दी है, जो कि जी गवर्नमेंट की फॉरबिडन एरिया के अंदर था। लिनफेंग हमें सोल कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में बताता है। वो कहता है इस टेक्निक को यूज करते हुए हम अपनी सोल को बहुत सारे टुकड़ों में बांट सकते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर हर टुकड़े को अलग अलग कल्टीवेट कर सकते हैं। हर एक टुकड़े को अलग अलग कल्टीवेट करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारा लिनफेंग यहाँ पर बैठकर बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें करता है और उन सारी बातों को स्किप करने के बाद लिनफेंग फाइनली सोल कल्टीवेशन को समझ जाता है। और सोल कल्टीवेशन को समझ लेने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से उसकी जो सोल होती है वो बाहर निकलना स्टार्ट होती है। लिनफेंग की सोल वहाँ पर एक शेप ले लेती है। लिनफेंग कहता है इसके पहले स्टेप में हमें कल्टीवेशन टेक्निक को समझना था और दूसरे स्टेप में हमें अपनी कल्टीवेशन की हुई सोल को अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकालकर उसे एक शेप देना है। मतलब यह है कि हमें अपनी बॉडी के अंदर से सोल को निकालकर एक हायर लेवल तक पहुंचाना होगा ताकि वो आजाद यहाँ पर घूम फिर सके, यानी कि हम उसको यूज कर सके। लिनफेंग के पास तो पहली फोर्स मास्टरी की काफी सारी कल्टीवेशन है, इसी वजह से लिनफेंग के लिए सोल को अपनी बॉडी से अलग करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसने दोनों स्टेप्स को बड़ी आसानी से अचीव कर लिया। लिनफेंग कहता है तो मेरी सोल अब बॉडी से अलग हो चुकी है, उसने शेप ले लिया। अब तीसरा और सबसे ज्यादा मुश्किल स्टेप बचा है। अब मुझे अपनी सोल को टुकड़ों में बांटना होगा। सोल को टुकड़ों में बांटने वक्त बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। सोल को टुकड़ों में बांटने में बहुत ज्यादा खतरा भी है, क्योंकि इस दौरान अगर मैंने अपनी सोल को डैमेज कर दिया तो मैं मर भी सकता हूँ। लिनफेंग यहाँ पर तीसरे स्टेप को स्टार्ट करता है। जैसे ही वो उसको एक्टिव करता है तो उसकी सोल जिसने बाहर शेप ली थी उस सोल के अंदर से एनर्जी का एक हिस्सा अलग होना शुरू होता है, क्योंकि वो एक अलग और दूसरा हिस्सा बन जाएगा। साथ ही हमारा लिनफेंग वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि लिनफेंग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। लिनफेंग कहता है महसूस हो रहा है जैसे कि किसी ने मेरी बॉडी के हजारों टुकड़े कर दिए हों, बिल्कुल इसी तरह महसूस हो रहा है। काफी देर वहाँ पर चिल्लाने के बाद फाइनली लिनफेंग अपनी सोल को दो हिस्सों में बांट देता है। लिनफेंग की सोल के दो हिस्से हो चुके हैं। लिनफेंग अपनी सोल के दो हिस्से बना लेने के बाद यहीं पर रुक जाता है। लिनफेंग कहता है कि ये टेक्निक इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग इस टेक्निक को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। उनको दो हिस्सों में काटना इतना ज्यादा मुश्किल है, तो अगर हम लोग अपनी सोल को 1000 हिस्सों में काटना चाहे तो फिर कितना ज्यादा दर्द होगा। लिनफेंग कहता है लेकिन अब जबकि मैं कामयाब हो चुका हूँ तो इसका मतलब अब मेरी स्ट्रेंथ पहले से काफी गुना बढ़ गई है। मेरे सामने रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मेरे सामने कितनी मुश्किलात क्यों ना आए, चाहे मुझे यहाँ पर कितना ज्यादा दर्द क्यों ना महसूस करना पड़े, मुझे अपने प्यारों को बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं उन सभी को बचा सकूं जो मेरे बहुत ज्यादा करीब हैं। एक पावरफुल कल्टीवेटर के सामने एक पूरी आर्मी भी कुछ भी नहीं है। ऐसा तो हमने वार के दौरान देख ही लिया है कि वहाँ पर वार के दौरान मेरे जीथर वाले टीचर और दूसरी तरफ से मोजू कंट्री से जो एक जान राम के एक्सपर्ट थे, उन दोनों ने वहाँ पर सिर्फ एक ही हाथ के साथ अपनी पावर को रिलीज करते हुए हमारे हजारों सोल्जर्स को मार डाला था। और अगर यहाँ पर कोई जुन राम का एक्सपर्ट पहुंच जाता है तो वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो पूरे के पूरे कंट्री को सिर्फ एक ही अटैक में उड़ा दे। मुझे इन सभी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अगर मुझे अपने को बचाना है। तो लिनफेंग वहाँ पर अपने रूम में 15 दिन तक कल्टीवेट करता है। 15 दिन के बाद वो अपने रूम से बाहर आ जाता है। लिनफेंग जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है तो वहाँ पर काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है। वो सारे लोग जो कि पगोडा के बाहर खड़े होते हैं उन सभी को भी महसूस होता है। वो लोग कहते हैं इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी कहाँ से निकल रही है। वो सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर पगोडा के ऊपर लिनफेंग होता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है। वो सभी लोग कहते हैं ये तो लिनफेंग है, लेकिन ये पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। लगता है कि कल्टीवेशन रूम में जाना इसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा है। जो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, हम इसकी पावर को भी सेंस नहीं कर पा रहे। लिनफेंग जल्दी से वहाँ से नीचे जंप लगाता है। जैसे वो नीचे आता है तो वहाँ पर एक सर्वेंट खड़ा होता है। उसके पास एक मैसेज होता है। वो इसके लिए कागज लेकर आया होता है जो कि सेकंड प्रिंस ने लिनफेंग के लिए भिजवाए हैं। वो नौकर उसे कहता है यंग मास्टर, हमारे प्रिंस ने आपके लिए ये कागज भिजवाए हैं, ये आपका सर्टिफिकेट है कि आप यांगजू सिटी के किस बन चुके हैं। अरे एम्परर ने भी इसके ऊपर मोहर लगा दी है। आज के बाद आप यांगजू सिटी के ओनर हैं। लिनफेंग उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे लिए जहाँ पर इंतजार करने के लिए सॉरी। देखने वाले कहते हैं लिनफेंग तो वाकई में मार्किस बन चुका है, ये यांगजू सिटी का मार्किस बन गया है, ये तो बहुत ज्यादा यंग है। तो लिनफेंग अपना सर्टिफिकेट ले लेता है और कहता है एनुअल मीटिंग का वक्त आ चुका है। यांगजू सिटी में हर साल वहाँ पर एनुअल मीटिंग होती है हमारी फैमिली में, यानी लिन फैमिली में। वहाँ पर एक कंपटीशन भी होता है। लगता है कि मेरे यांगजू सिटी में वापस जाने का टाइम आ चुका है। लिनफेंग वहीं पर खड़े खड़े चिल्लाकर कहता है डोगू शेंग, जुनजी अभी भी वहीं पर रूम के अंदर बैठी कल्टीवेट कर रही है। जुनजी के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो उसके बाद चाहे तुम कहीं पर भी जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें मार डालूंगा, कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा।
तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन रास्ते का दिखाया जाता है। लिन फेंग की कजन लिन कियान और उसका भाई लिन होंग वो दोनों ही अपनी फैमिली मीटिंग के लिए वापस जा रहे होते हैं। रास्ते में जाते हुए लिन होंग अपनी बहन से कहता है, कियान इस बार जब हम लोग अपनी एनुअल मीटिंग में कम्पीट करेंगे तो वहाँ पर तुम अपनी एबिलिटीज को सभी को दिखाना। सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि तुमने एक साल में क्या कुछ सीखा और क्या कुछ अचीव किया है। तुम अपनी सोल लेयर के 4th लेवल तक पहुँच चुकी हो, सभी लोगों को तुम्हारे पर फख्र होगा। लिन कियान उसे कहती है, ब्रदर तुमने भी काफी अच्छे से कल्टीवेट किया है, तुम भी बहुत ही मेहनत कर रहे हो। यांगजू सिटी में ऐसे कोई भी मैन नहीं है जो कि तुम्हारे साथ अब कम्पीट कर सके। लिन होंग से कहता है, कियान तुम फिर भी मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं तुम्हारे साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता। साथ ही वो सोच रहा होता है, लिन कियान वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 8 बड़े ऑफिशियल्स में से एक ऑफिशियल भी मेरी बहन में इंटरेस्टेड है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग इस बात से जलते हैं। चूजैन लिन कियान को पसंद करता है, जबकि लिन कियान लिन फेंग के बारे में सोच रही होती है। लिन कियान कहती है, लास्ट टाइम हमने उसे प्रिजन एरिया में देखा था जहाँ पर उसने अपनी स्ट्रेंथ को शो करवाया था, जबकि हमने उसे काफी अरसे से नहीं देखा। पता नहीं अब वो कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा या फिर वो मर चुका होगा, कुछ पता नहीं, क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ भी खबर नहीं है। मैं और मेरा ब्रदर लिन होंग हम दोनों पूरा साल एक कल्टीवेशन रूम के अंदर बैठकर कल्टीवेट करते रहे ताकि हम लोग जब वापस यांगजू सिटी में जाए तब हमारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो। और यहीं पर नालैन फेंग को भी दिखाते हैं। नालैन फेंग भी अपने एक दोस्त के साथ वापस जा रही होती है अपनी फैमिली में, क्योंकि हर साल क्योंकि सारी फैमिलीज वापस जाती हैं और साल के आखिरी दिन वो सभी लोग एक एनुअल मीटिंग रखते हैं, फैमिली मीटिंग, जहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स को वापस आना पड़ता है। नालैन फेंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस जा रही होती है और उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम डोगू जाओ होता है वो डोगू शेंग का छोटा भाई है। डोगू जाओ के बारे में बताया जाता है कि डोगू जाओ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डोगू क्लैन का सेकंड यंग मास्टर है और इसके साथ साथ ये नालैन फेंग का बॉयफ्रेंड भी है और इस बार ये इसके साथ इसके गाँव जा रहा है। डोगू जाओ नालैन फेंग से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा, मेरे पास काफी ज्यादा हाई सोशल स्टेटस है और मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी ऊपर लेकर जाऊंगा, इसी वजह से अब मैं तुम्हारे साथ यांगजू सिटी में वापस जा रहा हूँ। नालैन फेंग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास इस जैसा बॉयफ्रेंड है। साथ ही वो सोच रही होती है, लिन फैमिली की लिन कियान वो भी मेरी जितनी स्ट्रॉन्ग है, अब जबकि डोगू जाओ मेरे साथ है तो पता नहीं वो मेरे साथ फाइट करने की हिम्मत करेगी या नहीं। और यहीं पर हमारे लिन फेंग को भी दिखाते हैं जो कि अपने यांगजू सिटी की तरफ वापस जाने के लिए निकल पड़ा है। वो अपने घोड़े पर बैठकर सुप्रीम एकेडमी से बाहर निकलता है। मैंग किंग भी उसके साथ ही होती है। लिन फेंग कहता है, एक साल गुजर चुका है, टाइम गुजरने में तो पता ही नहीं चला, टाइम तो लाइट की स्पीड से गुजर गया और मुझे पता नहीं चला कब एक साल गुजर गया, पता नहीं अगले आने वाले साल में क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। मुझे अपना बदला भी लेना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इस पूरे साल में मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत सारे नए दोस्त बनाए हैं, बहुत सारे लोगों से मेरी जान पहचान हुई है, मैंने अपनी कल्टीवेशन को 0 से ऊपर तक पहुंचाया है। अब तक मैं अपनी सोल लेयर के 8वें लेवल तक पहुंच चुका हूं। एक साल के अंदर ये सब कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्वर्ड फ्यूजन को भी सीखा, स्वर्ड फोर्स को सीखा, इसके अलावा मैंने अर्थ फ्यूजन की टेक्निक्स को सीखा। फिर वो मैंग किंग की तरफ देखता और कहता है, मैं इस जंग लड़की से जंगल के अंदर मिला था, हालांकि वहाँ पर हम दोनों की सिर्फ एक ही मुलाकात हुई। उसके बाद से इस लड़की ने फैसला किया कि ये मेरे साथ दुनिया घूमेगी, यानी कि ये मेरे साथ उस जंगल को छोड़कर बाहर आ जाएगी और उस दिन से लेकर आज तक ये लड़की हमेशा मेरे साथ ही रहती है। जहाँ भी मैं जाता हूँ ये सीक्रेटली मुझे फॉलो करती है। इसने अब तक जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए किया है, लगता है कि इसे हीवन से सिर्फ मेरे लिए ही भेजा गया है। लिन फेंग मैंग किंग की तरफ जब घूर कर देखता है तो फिर साथ उसे कहता है, मैंग किंग क्या तुम्हें वो दिन याद है जब पहली बार हम मिले थे और हम दोनों घोड़े के ऊपर बैठे थे, हम दोनों एक ही घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे, क्यों ना आज हम लोग फिर से वही करें। लिन फेंग अपने घोड़े के ऊपर से जल्दी से जंप करते हुए उसके घोड़े के ऊपर चला जाता है और उसके पीछे बैठ जाता है। मैंग किंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये क्या कर रहा है, ये मेरे पीछे क्यों आकर बैठ गया है, लेकिन वो इस बात से काफी खुश भी होती है क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर ब्लशिंग दिखाई दे रही है। तो दोनों एक ही घोड़े के ऊपर बैठकर यांगजू सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। यांगजू सिटी से तकरीबन 100 मील दूर पहाड़ियों के अंदर पा डाउ अपनी आर्मी को लेकर खड़ा होता है। इसके साथ सारे चीजी सोल्जर्स, उसके साथ 3 ल्यूटिनेंट्स होते हैं। उन सारी आर्मी के सोल्जर्स ने यहाँ पर अपना डेरा लगाया हुआ है। ये सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं कि कब इनका कमांडर यहाँ पर पहुंचेगा। यहाँ पर पहाड़ों में बहुत सारे सोल्जर्स को दिखाते हैं क्योंकि ये सारे के सारे सोल्जर्स अब लिन फेंग के सोल्जर्स हैं, जबकि हमारा बारडाओ पहाड़ी के ऊपर खड़ा होता है और वो वहाँ पर भी अभी प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि लिन फेंग ने उसे ब्लेड फोर्स के रिलेटेड एक कल्टीवेशन बुक दी थी और वो उसी बुक के अंदर से टेक्निक्स को मास्टर कर रहा है। वो अपने ब्लेड को घुमाते हुए सामने मौजूद पहाड़ी को 2 हिस्सों में काट देता है, यानी कि उसकी ब्लेड मास्टरी भी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। तो वहीं पर बारडाओ के घोड़ों के आने की आवाज आती है। बारडाओ कहता है, लगता है कि बॉस यहाँ पर आ गया है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन यांगजू सिटी का दिखाया जाता है। यांगजू सिटी के अंदर लोग अब बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, क्या तुमने सुना कि लिन कियान वापस आ गई है। लिन कियान की प्रोडोजी यानी जीनियस लड़की उनके सेक्टर लीडर लिन वा की बेटी है। साल पहले भी उसके पास डुअल मार्शल स्पिरिट थी और उसकी कल्टीवेशन लेवल सोल लेयर के 2nd लेवल पर थी। अब तो वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आई होगी। हमने तो यहाँ तक सुना है कि लिन कियान ने सेक्रेड एकेडमी ऑफ जूजू को ज्वाइन किया और वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स भी उसके साथ यहाँ पर वापस आ रहे हैं। जबकि वहीं पर एक और बंदा उनसे कहता है, मैंने सुना है कि नालैन जियोंग भी वापस आ गई है। नालैन जियोंग इस बार अपने साथ वहाँ से किसी नोबल लड़के को लेकर आई है और उसके बाद
फादर ने एक बहुत बड़ी बैंक्वेट पार्टी दी और सभी लोगों को इनवाइट किया गया है। उन्होंने लिन क्लैन वालों को इनवाइट नहीं किया। लगता है कि इन दोनों क्लैंस के दरमियान में अब फाइट होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही क्लैन के पास बहुत ही जीनियस लड़कियां हैं जो कि कल्टीवेशन के हिसाब से बाकी सभी से ज्यादा है। इसी वजह से लगता है कि अब बाकी के सारे क्लैंस को पीछे हटना पड़ेगा और इन दोनों के क्लैन अब राइज करने वाले हैं। बाकी के सारे छोटे क्लैंस को अब इन सभी के साथ मिलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये दोनों क्लैन बहुत बड़े क्लैन बन चुके हैं। पिछले साल आज ही के दिन यहाँ पर जियोंग फैमिली की तरफ से कंपटीशन रखा गया था और उस कंपटीशन में हमने काफी कुछ देखा था। नालैन, फेंग और लिन कियान, उन दोनों की स्ट्रेंथ हमने देखी, लेकिन जब फाइनल मैच की बारी आई तब बाई जॉन हाउ ने वहाँ पर आकर सारे मैच को बिगाड़ दिया और वहाँ पर कोई भी विनर नहीं तय हो पाया। तो वहाँ पर लिन फेंग भी था, हमने लिन फेंग को भी वहाँ पर देखा था। उस वाकये के बाद से लिन फेंग को उसकी फैमिली से निकाल दिया गया। पता नहीं लिन फेंग इस वक्त क्या कर रहा होगा। लिन फेंग के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। उसका साथी उसे कहता है लिन फेंग कर भी क्या सकता है, उसकी कल्टीवेशन बाकी सभी से बहुत ज्यादा कम है। अब जबकि उसे फैमिली से भी निकाल दिया गया है तो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है और ना ही फैमिली बैकग्राउंड है। मुझे तो लगता है कि नालैन, फेंग यहाँ पे लिन कियान, इन दोनों ने मिलकर उसे बाहर ही कहीं पर मरवा दिया होगा। लिन फेंग अब कभी भी वापस नहीं आने वाला। अगर लिन फेंग जिंदा भी हुआ तो वो यहाँ पर वापस नहीं आने वाला, क्योंकि अगर वो वापस आएगा तो लिन कियान और नालैन फेंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। लिन फेंग जो कचरा है उनके सामने नहीं टिक पाएगा। सभी लोग यहाँ पर आपस में ये सारी बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त उन्हें बाहर से घोड़ों के आने की आवाज आती है। लिन फेंग अपनी आर्मी लेकर दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है। दरवाजे के ऊपर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं जल्दी से दरवाजों को बंद कर दो, जबकि उनका जो लीडर होता है वो चिल्लाकर उनसे कहता है बकवास बंद करो, दरवाजों को खुला रहने दो। उसके सोल्जर उसे कहते हैं सर जी आप क्या कर रहे हैं, वो सारे सोल्जर अंदर आकर हमें मार डालेंगे। कैप्टन उनसे कहता है अगर हमने दरवाजे बंद कर दिए तो ये बड़ी आसानी से दरवाजों को तोड़ देंगे, क्योंकि इनके पास पूरी आर्मी है। अगर इन्हें दरवाजे तोड़कर अंदर आना पड़ा तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे और हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह हमारे बचने का कोई चांस तो है। कैप्टन अपने एक सोल्जर से कहता है जल्दी से जाओ, जाकर सिटी हेड को इस बारे में बता कर आओ। टैंगजू सिटी के सिटी हेड नालैन जियोंग है, जो कि नालैन के फादर हैं। नालैन फैमिली में इस वक्त बैंक्वेट पार्टी चल रही है। नालैन जियोंग अपनी चेयर पर बैठे बैंक्वेट पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं कि उसी वक्त एक बंदा सोल्जर वो भागता वहाँ पर आता है, चिल्लाकर उनसे कहता है सिटी हेड एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। जबकि सिटी लॉर्ड आगे से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं इन सभी को पता नहीं क्या मसला है, यहाँ पर बैंक्वेट पार्टी चल रही है, इतने खास मेहमान बैठे हैं और जो यहाँ पर मुझे तंग करने आ गए हैं। वो सोल्जर जल्दी से वहाँ पर आकर उसे बताता है सिटी लॉर्ड एक बहुत बड़ी आर्मी हमारे दरवाजे के बाहर आकर खड़ी है, हमें नहीं पता कि उनका यहाँ पर आने का मकसद क्या है, वो कौन लोग हैं और उनका लीडर कौन है। इसी वक्त एक और सोल्जर वहाँ पर भागता हुआ आता है, सिटी लॉर्ड से कहता है मैं भी यहाँ पर रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। तो सिटी लॉर्ड से कहते हैं क्या तुम भी यहाँ पर उस आर्मी के बारे में रिपोर्ट देने के लिए आए हो, ये बताओ कि तुम्हारे पास कौन सी न्यूज है और तुम यहाँ पर क्या न्यूज देने के लिए आए हो। सोल्जर वहाँ पर आकर उनके सामने झुकते हुए कहता है सिटी लॉर्ड उनके लीडर ने कहा है जैंगजू सिटी के सिटी लॉर्ड को दरवाजे के ऊपर भेजा जाए ताकि वो उसे ग्रीट करके अंदर ला सके। लैंग जियोंग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिटी लॉर्ड को ये कहने की। तो यहीं पर डोगू शैंग का छोटा भाई डोगू जाओ भी बैठा होता है। डोगू जाओ कहता है जाओ जाकर उस आर्मी के लीडर को कहो कि यहाँ पर आए, सिटी लॉर्ड के सामने घुटने टेक कर माफी मांगे और उसके बाद इनको रिस्पेक्ट दो, यहाँ से चुपचाप दफा हो जाए। वहाँ पर बैंक्वेट पार्टी को एंजॉय करने के लिए जितने मेहमान आए होते हैं वो लोग डोगू जाओ की बात सुनने के बाद कहते हैं ये तो वाकई में इंपीरियल फैमिली का एक लड़का है। वो क्लैन तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा क्लैन है, एक पूरी आर्मी से डरने की बजाय इसने यहाँ पर उनको यहाँ पर बुला लिया है, ये उनके लीडर को यहाँ पर बुला रहा है ताकि वो हमारे सिटी लॉर्ड से माफी मांग सके। वो सोल्जर उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है लेकिन सर क्या ये कहना ठीक रहेगा। डोगू जाओ से कहता है अकर मगर की कोई भी गुंजाइश नहीं है, मैंने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही कहो, जाओ जाकर उनके लीडर को बताओ उनके लीडर को यहाँ पर आकर सिटी लॉर्ड से माफी मांगना पड़ेगी और ये डोगू जाओ ने ऑर्डर दिया है, अगर उसने इस बात को नहीं माना तो फिर उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस को खुद ही भुगतना पड़ेगा। तो सोल्जर उसे कहता है ठीक है सर मैं अभी जाकर उसे कह देता हूँ। सोल्जर वहाँ से चले जाते हैं। लैंग जियोंग अपने लोगों से कहते हैं ठीक है फिर आप लोग बैंक्वेट पार्टी को स्टार्ट करें, ये मसला तो हल हो गया है। वो सोल्जर जल्दी से भागता हुआ फिर से दीवार के ऊपर चला जाता है और सोच रहा होता है क्या वाकई में मुझे वैसे ही कहना चाहिए जैसा उस डोगू जाओ ने कहा है। अगर हमने इस आर्मी के लीडर से ये बात कर दी तो वो तो यहीं पर हम सभी को मार डालेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो सोल्जर भी वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। लिन फेंग उसे कहता है तो बताओ उन्होंने क्या कहा। कैप्टन भी उसे चिल्लाकर कहता है तुम चुपचाप क्यों खड़े हो, जल्दी से बताओ कि उन्होंने क्या कहा है, अगर तुम इन्हें नहीं बताओगे तो ये लोग गुस्सा हो जाएंगे और हमें मार डालेंगे। वो सोल्जर घबराते हुए चिल्लाकर कहता है फैमिली हेड ने कहा है कि आर्मी के लीडर को खुद वहाँ पर आना पड़ेगा और घुटने टेक कर माफी मांगना पड़ेगी। ये बात सुनते ही उसका कैप्टन बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्या है इसको क्या जरूरत पड़ी थी ये वाला मैसेज यहाँ पर देने की। तो लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है लगता है कि नालैंग जियोंग के अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, इसने यहाँ पर ये बात की है, चलो ठीक है फिर हम लोग खुद ही वहाँ पर चले जाते हैं और देखते हैं कौन किससे माफी मांगेगा। लिन फेंग अपनी आर्मी से कहता है तो हमें सिटी लॉर्ड ने अंदर इन्वाइट किया है, चलो सभी लोग अंदर चलते हैं। और वो सभी लोग अपने घोड़ों को भगाते हुए सिटी के अंदर आ जाते हैं। सिटी के अंदर के लोग भी काफी घबरा जाते हैं कि ये क्या ये आर्मी गलियों में क्यों जा रही है। ऐसे वो लोग नालैंग जियोंग के घर के करीब पहुंचते हैं तो जमीन हिलना शुरू कर देती है क्योंकि घोड़े बहुत ज्यादा होते
होते हैं और उनके चलने की वजह से कंपन पैदा हो रही होती है। नालैन सियोंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या हो रहा है, जबकि नालैन फेंग उसे कहती है फादर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डोगू जाओ है ना, इसके यहाँ पर होते हुए हमें यहाँ पर किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगता है कि वो सोल्जर्स अपने घोड़ों पर बैठकर यहाँ पर आ रहे हैं ताकि वो आपसे माफी मांग सके। डोगू जाओ की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। फादर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आर्मी का लीडर यहाँ पर मुझसे माफी मांगने के लिए आ रहा है। वहीं पर उनके सामने वाली जो दीवार होती है वो अपने ब्लेड को घुमाते हुए उनकी पूरी दीवार को ही तोड़ देता है और वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। डोगू जाओ और नालैन सियोंग वो भी सामने की तरफ देखते हैं कि जहाँ पर तो पूरी आर्मी खड़ी है और उन्होंने उनकी दीवार को भी तोड़ दिया है। डोगू जाओ जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम यहाँ पर चीजी सोल्जर्स को लेकर आए हो। चीजी सोल्जर्स का जोंगजी सिटी में क्या काम है, योंगजू सिटी में चीजी सोल्जर्स नहीं होने चाहिए। बैंक्वेट पार्टी में आए हुए सभी लोग भी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं तो ये चीजी आर्मी वाले लोग हैं, स्नोमून कंट्री की सबसे एलीट फोर्स है, लेकिन ये आर्मी लेकर यहाँ पर क्यों आए हैं। तो डोगू जाओ आर्मी से कहता है तुम सभी लोगों की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जल्दी से बताओ कि तुम्हारा लीडर कौन है, अपने ऑफिसर को यहाँ पर बाहर भेजो, वो आकर हमसे माफी मांगे। जबकि लिन फेंग हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है ये चाहता है कि मैं सामने आऊँ और इनसे माफी मांगू। हमारा लिन फेंग आगे बढ़ता है और नालैन सियोंग से कहता है नालैन सियोंग तुम इस जियांगजू सिटी के सिटी हेड हो, तुमने यहाँ पर जो ऑर्डर दिया था कि मैं यहाँ पर आऊँ और आकर तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगू, क्या तुम्ही ने ऐसा कहा था। नालैन सियोंग लिन फेंग को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। नालैन फेंग भी सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, लिन फेंग यहाँ पर कैसे आ सकता है। डोगू जाओ लिन फेंग से कहता है मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे बात की है, तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या तुम्हें आवाज नहीं आ रही। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो और मुझे तुम्हारी बात की क्यों परवाह होगी। डोगू जाओ उसे कहता है मैं डोगू क्लैन से हूँ। लिन फेंग कहता है तो मैं क्या करूँ। वो उसे कहता है मेरा क्लैन इंपीरियल फैमिली का सबसे पावरफुल क्लैन है। नालैन फेंग लिन फेंग से कहती है इसके रिलेटिव्स कद इंपीरियल फैमिली के मिनिस्टर्स की काफी सारे ओहदों पर हैं। नालैन फेंग सोच रही होती है अब जबकि ये लड़का यहाँ पर आ ही चुका है तो मैं अपना पुराना हिसाब भी चुकता कर सकती हूँ, अब जबकि डोगू जाओ मेरे साथ है तो मुझे क्या हो सकता है। डोगू जाओ लिन फेंग से कहता है अब तुम्हें पता चल गया है कि इंपीरियल फैमिली में मेरी पहुंच है तो जल्दी से यहाँ पर अपने घोड़े से नीचे आओ, मेरे सामने माफी की भीख मांगो, उसके बाद मैं इस बात को नजरअंदाज कर दूंगा कि तुमने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो तुम्हारा इंपीरियल फैमिली में कनेक्शंस हैं। साथ ही वो कहता है इस लड़के का एक बाजू काट दो। सुनने वाले सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं क्या वाकई में इस लड़के ने अभी भी यही कहा कि डोगू जाओ का एक बाजू काट दो। नालैन फेंग बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। डोगू जाओ लिन फेंग से कहता है क्या मैंने सही सुना, तुमने कहा कि मेरा एक बाजू काट दो, चलो देखते हैं कि तुम मेरा बाजू कैसे काटते हो। लिन फेंग बाडाओ से कहता है बाडाओ लगता है तुमने ऑर्डर को सुना नहीं। तो बाडाओ बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है, अपने ब्लेड को घुमाता है और डोगू जाओ का एक बाजू काट देता है। डोगू जाओ वहीं पर अपना बाजू पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता है। नालैन सियोंग बेचारी का मुंह खुले का खुला रह जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लिन फेंग ने इंपीरियल फैमिली के एक मेंबर का बाजू काट दिया है। डोगू क्लैन तो इंपीरियल सिटी में काफी बड़ा क्लैन है और इनके फैमिली मेंबर्स इंपीरियल फैमिली में मिनिस्टर्स भी हैं, लेकिन लिन फेंग ने इसका बाजू कटवा दिया। हम लोग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। स्पेशली नालैन सियोंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है कि अब मेरा क्या होगा, इसने तो डोगू जाओ को भी नहीं छोड़ा तो मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अगर यहाँ पर लिन फेंग मुझे छोड़ भी देता है तो डोगू क्लैन वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मेरी मौजूदगी में यहाँ पर लिन फेंग ने इसका बाजू काटा है। डोगू क्लैन वाले तो मुझे ही आकर मारेंगे। नालैन सियोंग इस बारे में काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो लिन फेंग से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब कुछ करने की। लिन फेंग उसे कहता है नालैन सियोंग तुम्ही ने अपने सोल्जर को वहाँ पर बाहर भेजा था और तुम चाहते थे कि मैं यहाँ पर आकर तुम्हारे सामने अपोलोजाइज करूँ, तुमसे माफी मांगू। नालैन सियोंग लिन फेंग की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है लिन फेंग क्या वाकई में एक ऑफिसर बन चुका है और इसके पास तो चीजी आर्मी के सोल्जर्स हैं। अगर ये यहाँ पर सिर्फ फेक ऑर्डर दे दे चीजी आर्मी हमारे पूरे के पूरे नालैन क्लैन को बर्बाद कर देगी। पर तो मैं बहुत ही बुरा फंसा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। सब कुछ तो इस डोगू जाओ की वजह से हुआ है। डोगू जाओ की बात सुनने के बाद ही मैंने उसका साथ दिया था। डोगू जाओ ने कहा था कि इसे यहाँ पर आकर अपने घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अब जबकि ये सारी की सारी चाल उल्टी पड़ चुकी है तो अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही बुरा फंस चुका हूँ। डोगू जाओ बेचारा अपना हाथ पकड़कर खड़ा होता है। वो लिन फेंग से कहता है कौन हो तुम। मैंने तुम्हें बताया कि मेरा नाम डोगू जाओ है और मेरा ताल्लुक डोगू क्लैन से है। हमारा डोगू क्लैन इंपीरियल सिटी में एक बहुत बड़ा क्लैन है और हमारे इंपीरियल फैमिली में बहुत सारे कनेक्शंस हैं, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरा बाजू काटने की। लिन फेंग उसे कहता है मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ और मैंने पहले भी डोगू क्लैन के लोगों को देखा है और तुम्हारे कहाँ पर कनेक्शन है मैं इन बारे में भी अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे ये बताओ कि डोगू शैंग से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। डोगू जाओ से कहता है डोगू शैंग मेरा बड़ा भाई है। लगता है कि तुम डोगू शैंग को अच्छी तरह से जानते हो। अगर तुम उसको जानते हो फिर भी तुमने मेरा बाजू काट दिया, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हारा बड़ा भाई डोगू शैंग वो भी तुम्हारी तरह बहुत बड़ा एरोगेंट और कमीना इंसान था। लगता है कि तुम्हारा पूरे का पूरा क्लैन ही बेवकूफों से बड़ा हुआ है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारा सामना किसके साथ होता है और तुम लोग वहाँ पर एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देते हो। लगता है कि तुम्हारे बड़े
भाई ने वापस अपने घर आकर तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। फोर्थ कल्टीवेशन पगोडा के सामने उसके साथ क्या हुआ था? कुछ दिन पहले सुप्रीम एकेडमी में तुम्हारे भाई का सामना मेरे साथ हुआ था, तो मैंने वहाँ पर उसके चेहरे पर बहुत सारे थप्पड़ मारे और उसके बाद उसके सर को भी नीचे झुकाया और अपने सामने माथा भी टिकवाया। लगता है कि तुम्हारे बड़े भाई ने अपने घर जाकर ये सारी बातें नहीं बताई। रोगू साहब जैसे ये बात सुनता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या ये वाकई में वही लड़का है? क्या ये लिन फेंग है? मैंने भी सुना है कि सुप्रीम एकेडमी मेरे भाई के साथ बहुत ही बुरा हुआ, किसी ने उसको बहुत ही बुरी तरह से पीटा और उस लड़के का नाम लिन फेंग था। और अगर वाकई में ये वही लिन फेंग है तो ये तो यहाँ पर यांगजू सिटी में अपना फिफ्थ लेने के लिए आया है, यानी कि अब ये इस सिटी का मार्किस है। तो वहाँ पर पार्टी को एंजॉय करने के लिए जो लोग बैठे होते हैं वो सभी लोग कहते हैं, ये लड़का कौन है? हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? ये लड़का तो डोगू क्लैन के लोगों से भी नहीं डर रहा, इसने तो डोगू का भी एक हाथ काट दिया है। इसका मतलब तो यह है कि नालैंड क्लैन के लोग इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। नालैंड क्लैन तो इस बार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नालैंड फेंग बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सोच रही होती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो वही लिन फेंग है, ये तो मुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैंने भी एक बार इसको मारने की कोशिश की थी। तो लिन फेंग नालैंड जियोंग को कहता है, मैं यांगजू सिटी का नया मार्किस हूँ। इंपीरियल सिटी की तरफ से मुझे इस सिटी का नया मार्किस बनाया गया है। जब मैं यहाँ पर आया तो दरवाजे के बाहर सिटी हेड को यहाँ पर आकर मुझे ग्रीट करना चाहिए था क्योंकि मैं नया मार्किस हूँ, लेकिन इसके बदले में तुमने सोल्जर को वहाँ पर भेज दिया और कहा कि मैं यहाँ पर आकर तुमसे माफी मांगू। एक बहुत बड़ा क्राइम किया और तुम्हें इस क्राइम की सजा तो मिलनी चाहिए। मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन सी सजा दी जाए? जियोंग बेचारा भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या ये वाकई में एक मार्किस बन चुका है? ये यांगजू सिटी का नया मार्किस है। ये बात तो वाकई में सच है कि जब भी कोई नया मार्किस आता है तो सिटी हेड को वहाँ पर जरूर जाना चाहिए ताकि वो उस नए मार्किस को ग्रीट कर सके और उसे अंदर लेकर आ सके, उसको सारी की सारी जिम्मेदारी सौंप सके। मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लिन फेंग वहाँ पर जो जितने भी लोग आए होते हैं वो उन सभी से कहता है, तुम सभी लोग इस बारे में क्या सोचते हो कि यहाँ पर नालैंड जियोंग को किस तरह सजा दी जाए? में से जो भी बंदा यहाँ पर मुझे जवाब नहीं देगा उसको भी सजा दी जाएगी। लिन फेंग जैसे वहाँ पर उस पार्टी में आए हुए सभी लोगों से ये बात करता है तो उनमें से एक बंदा चिल्लाकर कहता है, नालैंड जियोंग ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसी वजह से इसे यहाँ पर सजाए मौत दी जाए। इसके सामने जो बंदा बैठा होता है वो भी सोच रहा होता है कि मैं पीछे क्यों रहूं। वो भी जल्दी से चिल्लाकर कहता है, नालैंड जियोंग को फांसी दी जाए। करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे यही चिल्लाना शुरू कर देते हैं, नालैंड जियोंग को मरना चाहिए, इसने यहाँ पर गलत किया है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। क्योंकि नालैंड जियोंग भी सोच रहा होता है ये सभी लोग बहुत बड़े कमीने हैं। हालांकि ये लोग मेरी दावत में बैठे हैं, मेरा दिया हुआ खाना खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये सभी लोग लिन फेंग का साथ देकर मुझे मरवाना चाहते हैं। लिन फेंग नालैंड जियोंग से कहता है, क्या तुमने इन सभी की बातें सुनी? यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सभी लोग चाहते हैं कि तुम्हें मर जाना चाहिए, यही तुम्हारी सजा है। नालैंड जियोंग लिन फेंग से कहता है, लिन फेंग तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो? तो लिन फेंग उसे कहता है, तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। क्या तुम्हें याद है लास्ट ईयर इसी जगह के ऊपर जब तुम्हारी फैमिली का एक कंपटीशन था, यहाँ पर कंपटीशन के दौरान मैंने यहाँ पर फाइट की, नालैंड फेंग को हरा दिया, मैंने लिन कियान को भी हराया था। यहाँ पर इस कंपटीशन का विनर तो मुझे होना चाहिए था, लेकिन उसकी बजाय तुम सभी लोगों ने मिलकर मेरे पर अटैक करना चाहा, यहाँ तक कि मुझे मारना चाहा और फिर मुझे मेरी ही फैमिली से निकाल दिया गया। उसके बाद मैंने तुम्हारी बेटी को वहाँ पर हॉस्टेज बनाया और उसे अपने साथ लेकर बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकला था। बेटी को हॉस्टेज बनाने की वजह से मुझे लगता है कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो। उस वक्त भी मैंने तुमसे कहा था कि तुम लोगों ने जो यांगजू सिटी का कंपटीशन रखा था वो सिर्फ एक मजाक था, मजाक के अलावा कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी नालैंड फेंग को इस करवाने के लिए वो कंपटीशन रखा था और तुम चाहते थे कि तुम्हारी बेटी नालैंड फेंग उस कंपटीशन की विजेता बने। सिर्फ इतना ही नहीं, उस वक्त तुम्हारी बेटी ने मुझे मारने के लिए काफी सारे असैसिन्स को भेजा था और उनके हाथों से मैं बड़ी मुश्किल के साथ बचा था। तो वो एक सरप्राइज अटैक था और उस वक्त मेरी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा कम थी, लोगों ने मेरे पर बहुत ही बुरा अटैक किया था। मैं सिर्फ और सिर्फ एक टेबल ना देने की वजह से। मुझे ये बताओ कि सिर्फ एक टेबल ना देने की वजह से क्या कोई किसी को मरवा सकता है? लेकिन तुम्हारी बेटी होने की वजह से इसने इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाया था। उन असैसिन्स के हाथ उसमें मर सकता था, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ। अब जबकि मैं अभी तक जिंदा हूँ इसका मतलब यह है कि अब मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तुमसे कमजोर होता तो यहाँ पर तुमने अभी तक मुझे मार दिया होता। लिन फेंग कहता है, पिछले साल तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया और तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं उस सभी को 100 गुना वापस करने वाला हूँ। तो इसके बदले में अब मैं तुम्हारी सजा अनाउंस करता हूँ। उसे कहता है, तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें खुद अपनी जान लेना होगी। तुम यहाँ पर खुद अपनी जान ले लेते हो, मुझे यहाँ पर अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे और मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा। तभी सुनने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का चाहता क्या है? ये चाहता है कि हमारा सिटी लॉर्ड नालैंड जियोंग यहाँ पर खुद अपनी जान ले ले। लेकिन क्या वाकई में ये सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या सिटी मार्किस को इसके ऊपर तरस नहीं खाना चाहिए? नालैंड जियोंग लिन फेंग से कहता है, अगर मैं फैसला करूँ कि मैं अपनी जान नहीं लूंगा तो फिर क्या करोगे? लिन फेंग उसे कहता है, मुझे यहाँ पर तुमसे ज्यादा बहस नहीं करनी। तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारी ना करने के बाद क्या होगा, तो तुम ये फैसला कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे साथ गेम्स खेलने के लिए जरा भी वक्त नहीं है। यहाँ पर तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड्स का टाइम दूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। 10 सेकंड के अंदर अंदर तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जान लेनी है या नहीं। तुम्हारा काउंट
काउंट अभी स्टार्ट होगा और लिनफेंग साथ ही 1 से 10 तक गिनती गिनना स्टार्ट करता है। तो लिनफेंग 1 से गिनती गिनते हुए 6 और 7 पर पहुंच जाता है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या सिटी हेड इसकी बात सुनने के बाद अपनी जान लेंगे या नहीं। लिनफेंग अपने फादर से कहती है, फादर आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जबकि नालैन जियोंग वहाँ पर हैरान परेशान खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, काउंटडाउन तो पूरा होने वाला है। तो लिनफेंग जैसी 9 पर पहुंचता है उसी वक्त नालैन जियोंग आगे से हंसना शुरू कर देता है। फिर साथ ही वो अपने हाथ को अपनी गर्दन के पास लेकर जाता है। जैसी वहाँ पर 10 कहता है वो अपनी गर्दन को अपनी हाथ से खींच देता है और वहीं पर वो मर जाता है। नालैन फेंग अपने फादर को वहाँ पर जान लेते हुए देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एक जोरदार चीख मारती है, जबकि बाकी के सभी लोग वहीं पर खामोश होकर बैठ जाते हैं कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा जालिम है। इसने यहाँ पर सिटी हेड को जो सजा दी उसकी अपनी जान लेने की, उसने वाकई में ऐसा कर दिया। नालैन जियोंग अभी तक मरा नहीं है, वो अपने आखिरी अल्फाज तो जरूर कहेगा। नालैन जियोंग लिनफेंग से कहता है, लिनफेंग मैंने तुम्हारी बात को पूरा किया, मैंने तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो किया और अपनी जान ले ली। तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। चाहता हूँ कि मेरी फैमिली जिसमें मेरी बेटी नालैन फेंग भी शामिल है, इन सभी को छोड़ दो। ये सभी लोग इनोसेंट हैं, इन सभी की जान मत लेना। लिनफेंग उसे कहता है, मैं तुम्हारी फैमिली के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी फैमिली ने मेरे खिलाफ कुछ किया है। नालैन फेंग को छोड़कर तुम्हारी बाकी की सारी फैमिली को छोड़ दिया जाएगा। हालांकि नालैन फेंग ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत तरस जरूर खाऊंगा। लिनफेंग नालैन फेंग की तरफ देखकर सोच रहा होता है, इस लड़की ने मुझे मारने के लिए असैसिन्स को भेजे और इसकी शक्ल देखकर लगता है कि इसे अभी भी अपने किए पर पछतावा नहीं है, तो मुझे यहाँ पर इसके ऊपर तरस खाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नालैन फेंग भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है, हालांकि वाकई में उसके चेहरे के ऊपर शर्मिंदगी का कोई भी असर नजर नहीं आ रहा। फेंग की तरफ देखता और उसे कहता है, तुम्हें यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह गुस्से के साथ घूर कर देखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ शुरुआत है। जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी उस वक्त तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए था। हालांकि मैंने भी उस वक्त नहीं सोचा था कि तुमसे बदला लेने का वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा, लेकिन अब जबकि तुम्हारे फादर ने चुपचाप मेरे ऑर्डर को फॉलो कर लिया है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे पर जरूर तरस खाऊंगा। तुम्हें सिर्फ अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल करना होगा, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल करो और यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश होकर खड़ी होती है। लिन फेंग उसे कहता है, लगता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो जल्दी करो, अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल करो, क्योंकि मैं और ज्यादा तुम्हारे इस भद्दे चेहरे को नहीं देखना चाहता। जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। लिन फेंग के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता, वो उसे कहती है, ठीक है मैं ये करती हूँ, और वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाती है, अपनी चेस्ट के ऊपर जोर से मारती है और अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल कर देती है। कल्टीवेशन को क्रिपल करने का मतलब यह है कि वो दोबारा जिंदगी में कभी भी दोबारा से कल्टीवेट नहीं कर पाएगी, वो हमेशा के लिए सिर्फ एक आम इंसान बन गई है। लिन फेंग अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल करने के बाद अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है, जैसे कि वो लिन फेंग से दोबारा बदला जरूर लेगी। हमारा लिन फेंग इस मसले को सुलझाने के बाद पोजुन से कहता है, पोजुन तुम यहाँ पर इस बिल्डिंग को संभालो, आज के बाद तुम इस बिल्डिंग में हेड हो और यहाँ पर जो कुछ भी है उस सबको तुम्हें देखना होगा। मैं फिलहाल के लिए एक दूसरी जगह पर जा रहा हूँ अपने पर्सनल मैटर को निपटाने के लिए। हमारे सारे ट्रूप्स यहीं पर रुकेंगे और यहीं पर हमारा बेस बनेगा। फिर वो कुछ सोल्जर्स से कहता है, कुछ सोल्जर्स मेरे साथ आओ। वहाँ पर जो लोग पार्टी में आए होते हैं वो लोग कहते हैं, लिन फेंग अपनी आर्मी के कुछ सोल्जर्स को अपने साथ लेकर यहाँ से चला गया है, तुम लोगों को क्या लगता है कि वो कहाँ पर गया होगा? जैसे कुछ कहते हैं, लगता है कि ये अपने लिन क्लैन की तरफ वापस गया होगा, क्योंकि अगर इसका नाम लिन फेंग है तो ये वाकई में लिन क्लैन का ही एक लड़का होगा। हमने भी सुना है कि लिन क्लैन के एक लड़के को क्लैन से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट सीन हमें लिन क्लैन का दिखाया जाता है। लिन क्लैन के हर साल के एंड पर एनुअल कंपटीशन होता है, जहाँ पर सारे यंगस्टर्स आपस में कम्पीट करते हैं। आज भी एनुअल मीटिंग का दिन होता है, तो जहाँ पर बच्चे आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं। एरिना के ऊपर 2 बच्चे फाइट कर रहे होते हैं, तो लिन फेंग के बड़े अंकल और उसके छोटे अंकल दोनों ही वहाँ पर बैठे होते हैं, क्योंकि उसके बड़े अंकल ने उसके डैड को उसकी जगह पर से हटाकर अब फैमिली हेड बन चुके हैं। फैमिली हेड की सेंटर वाली कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं और बाकी सभी लोग उसे कहते हैं, पैट्रियार्च तुम्हारी बेटी लिन कियान ये तो वाकई में बहुत बड़ी जीनियस है, ने बहुत अच्छा फैसला किया था तुम्हें पैट्रियार्च बनाने का, क्योंकि लिन कियान के होते हुए हमारा क्लैन बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। क्योंकि हमारी लिन कियान के पास डुअल मार्शल स्पिरिट है, एक तो फायर है और ऊपर से आइस है, दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है और अब वो सोल लेयर के 4th लेवल तक पहुंच चुकी है। बाकी के सभी एल्डर भी लिन बाडाओ से कह रहे होते हैं, मेरी बेटी तो वाकई में बहुत बड़ी जीनियस है। वो सभी लोग उसकी चापड़ूसी कर रहे होते हैं ताकि उससे को कुछ बेनिफिट्स हासिल हो सके अगर वो उसकी बेटी की तारीफ करेंगे। जबकि कुछ लोग तो यहाँ पर लिन फेंग के फादर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उसके फादर को फैमिली हेड इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो बाकी सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो कहते हैं कभी लिन हाई को यहाँ का एक जीनियस डिसाइपल माना जाता था, इसी वजह से उसे फैमिली हेड बनाया गया, लेकिन अब लिन कियान उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। हम लोग यहाँ पर उसके बेटे के बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहेंगे। लिन फेंग हमें आज भी याद है, वो एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं था, हमें तो उसके बारे में जरा भी परवाह नहीं है। अगर वो मर भी गया हो तो हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फैमिली पैट्रियार्च उन सभी से कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि हमारी फैमिली में अब जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सभी काफी ज्यादा जीनियस हैं। जब से तुम लोगों ने मुझे अपना फैमिली हेड बनाया है तो तुम्हारे यंगस्टर्स और ज्यादा तरक्की करते जा रहे हैं और पहले से ज्यादा अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहे हैं। तो
ये सब कुछ लिन हाई की वजह से हुआ है। लिन हाई अपने क्लैन को प्रोग्रेस नहीं करवाना चाहता था, इसी वजह से उसने बाकी के सारे यंगस्टर्स को रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम दिए। वो सभी लोग उसे कहते हैं, पैट्रियार्च आपने बिल्कुल ठीक किया। लिन फेंग और उसके बाप को, वो दोनों गद्दार थे, हमारे क्लैन में रहने के लायक भी नहीं थे, उनको निकाल कर आपने बहुत ही अच्छा किया है। ये सभी लोग अभी अंदर वहाँ पर अपने कंपटीशन को एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी वक्त हमारा लिन फेंग भी अपनी फैमिली के बाहर आ जाता है। वो दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और लिन क्लैन के बोर्ड की तरफ देखता और कहता है, अल्लाह मैं वापस घर आ ही गया। लिन फेंग कहता है, कभी ये मेरा घर हुआ करता था, मैंने अपनी जिंदगी के 16 साल यहाँ पर गुजारे हैं। जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है तो दरवाजे पर तो गार्ड्स खड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं, यहीं पर रुक जाओ, तुम अंदर नहीं आ सकते। भाई तुम हो कौन? लिन फेंग उन्हें अपने नाम के बारे में बताता है, मेरा नाम लिन फेंग है। वो गार्ड्स उसे कहते हैं, लेकिन हमने कभी लिन फेंग के नाम के किसी बंदे के बारे में नहीं सुना। हमें यहाँ पर इस फैमिली को ज्वाइन किए हुए तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर लिन फेंग के नाम से नहीं है। हम लोग सभी लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। लिन फेंग उनसे कहता है, तो इसका मतलब तुम लोग मुझे नहीं जानते। चलो ठीक है, तुम लोग बहुत ही जल्दी जान जाओगे कि लिन फेंग भी कभी कोई हुआ करता था। लिन फेंग उनके सामने खड़े खड़े अपने शैडो क्लास मूव को यूज करता है और उनके सामने से गायब होकर अंदर चला जाता है। वो दोनों गार्ड्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और आसपास देख रही होती हैं। फिर वो लड़का कहाँ पर चला गया? लगता है कि शायद वो लड़का उनके सामने से गायब हो गया, इसी वजह से वो सामने की तरफ ही देख रही होती हैं। दूसरा गार्ड उसे कहता है, मुझे भी नहीं पता। अचानक से ऐसा लगा जैसे यहाँ पर हवा चली है, लेकिन पता नहीं वो लड़का कहाँ पर गायब हो गया है। लगता है कि यहाँ पर दिन की रोशनी में हमारा सामना किसी भूत के साथ हो गया है। वो लड़का कोई भूत था, फिर किसी लड़के की आत्मा होगी जो यहाँ से गायब हो गई है। अंदर का सीन दिखाते हैं। अरीना स्टेज के ऊपर लिन होंग, जो कि लिन कियान का भाई है, वो यहाँ पर एक लड़के से फाइट कर रहा था और अपने सामने वाले अपोनेंट को हरा देता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं, ये तो अपने फादर की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका फादर फैमिली पैट्रियार्च है और उसका बेटा अपनी बहन लिन कियान की तरह ही काफी ज्यादा अच्छा है। सभी लोग वहाँ पर फिर से वही बेकार बातें करना शुरू कर देते हैं। लिन हाई और उसका कचरा बेटा जब से यहाँ से गए हैं तब से हमारा क्लैन काफी अच्छा रहा है। हमारे नए पैट्रियार्च, जो कि लिन हाई का बड़ा भाई है, उसके दोनों ही बच्चे काफी बड़े टैलेंटेड और जीनियस हैं। लिन कियान तो इस वक्त इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमारे एल्डर्स को भी टक्कर दे सकती है। वो अपनी सोल लेयर के 4th लेवल पर है। फेंग उनकी बातें सुनने के बाद कहता है, क्या ऐसी ही बात है? सोचा नहीं था कि यहाँ पर अपने क्लैन में वापस आने के बाद तुम सभी बूढ़े लोगों की वही जली कटी बातें दोबारा से सुनना पड़ेंगी। तुम सभी बूढ़े खूसर तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदले। वो सभी लोग जैसे ही सुनते हैं कि यहाँ पर कोई उनसे बात कर रहा है, वो सभी लोग पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं, कौन है वहाँ पर? वो सभी लोग लिन फेंग को पहचान लेते हैं। वो कहते हैं, जी तो लिन फेंग है। कहते हैं, लिन फेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लैन में वापस आने की? तुम्हें तो क्लैन से निकाल दिया गया था। तो लिन फेंग के अंकल लिन बाओ से कहते हैं, लिन फेंग तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? लगता है कि तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं, इसी वजह से मरने के लिए अपने क्लैन में वापस चले आए। क्योंकि लिन कियान काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि लिन फेंग अचानक इस तरह वापस आ जाएगा। मैंने सुना है कि इंपीरियल फैमिली में इसने अपनी बहुत ही बुरी छाप छोड़ी है, वहाँ के लोगों को इसने काफी ज्यादा डराया हुआ है। लगता है कि यहाँ पर अपने फादर की खोई हुई इज्जत को वापस से रिक्लेम करने के लिए आया है। वहीं पर एक एल्डर होते हैं जो कि इसके सेक्टर के 9th एल्डर है। वो उसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की? हमारे फादर ने हमारे क्लैन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, जबकि तुम भी एक कचरे हो। तुम दोनों बाप बेटा ने हमारे क्लैन के नाम के ऊपर दाग लगाए हैं। जबकि पिछली बार कंपटीशन के दौरान जब तुम्हारे फादर को निकाला गया था, उसने एक एल्डर की जान ले ली थी इसी कंपटीशन के दौरान, और हम सभी लोग इसके विटनेस हैं। तुम्हारा फादर अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता है, ना ही तुम भी अपने फादर की तरह कुत्ते से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। लास्ट टाइम कंपटीशन के दौरान तुमने नालैन फेंग को मारने की कोशिश की थी, तो उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। लेकिन आज तुम अपने यांगजू सिटी में वापस चले आए, और जहाँ पर सिर्फ वापस ही नहीं आए बल्कि तुम लिन क्लैन में भी वापस चले आए हो। तो लिन फेंग उस एल्डर से कहता है, एल्डर तो क्या तुम्हारी बकवास बातें खत्म हो गई हैं या फिर नहीं? 9th एल्डर उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ बकवास कर रहा हूँ? लिन फेंग उसे कहता है, जैसे मैं यहाँ पर एंटर हुआ तुम सभी लोगों ने कहा कि मैं कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ, पहले भी कचरा था और अब भी कचरा हूँ। तो क्या तुम्हारे अंदर किसी में इतनी हिम्मत है कि अपने बेटे को यहाँ पर मुझे चैलेंज करने के लिए भेजो? अगर वाकई में इतनी हिम्मत है तो अपने बेटे को चैलेंज करने के लिए भेज दो। तो 9th एल्डर आगे से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो अपने बेटे को बेचने पर तैयार नहीं है। लिन फेंग चलता हुआ सीधा अरीना में चला जाता है और उनसे कहता है, क्या हुआ? अब तुम सभी लोगों की बोलती बंद क्यों हो गई? तुम सभी बुड्ढे घूसड़ पर सिर्फ बकवास बातें कर सकते हो। जब मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ तो तुम्हें अपने बेटों को यहाँ पर बेच क्यों नहीं रहे? सभी को लगता है कि मैं एक कचरा हूँ, तो तुम्हारे बेटे तो महान जीनियस हैं। लिन फेंग अरीना के सेंटर में जाकर फिर से उनसे कहता है, क्या हुआ? अब बात क्यों नहीं कर रहे? लिन फेंग के अंकल लिन बाओ से कहते हैं, लिन फेंग लास्ट टाइम हमने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि तुम हमारे लिन क्लैन के एक मेंबर और तुम हमारे भतीजे हो, काफी ज्यादा वीक थे, इसी वजह से हम तुम्हारी जान नहीं लेना चाहते थे। लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हम तुम्हारी जान नहीं ले सकते? तुम्हें तो इस बारे में हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने तुम्हें मारा नहीं। हमने तुम्हारे पर तरस खा के तुम्हें यहाँ से सिर्फ जाने दिया था, और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम वापस चले आए हो। लिन फेंग कहता है, क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे ऊपर तरस खाया था और तुमने मेरी जान नहीं ली? तो लिन फेंग अपने अंकल की इंसल्ट करते हुए कहता है, जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने काफी सारे लोगों को बातें करते हुए
सुना सभी लोग मेरे अंकल की तारीफें कर रहे थे और उनके बच्चों की, जैसे कि कुत्ता अपने मालिक के तलवे चाट रहा हो। तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा बेशर्म इंसान हो और ऊपर से मेरे बड़े अंकल, ये तो तुमसे भी ज्यादा बेशर्म इंसान है। नाइन्थ एल्डर फिर से उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लिन फेंग कहता हाँ मेरी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। थोड़ी देर पहले तुम सभी लोग कह रहे थे कि लिन qian और लिन हांग दोनों ही फैमिली के बहुत बड़े जीनियस हैं। अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि वो दोनों इस फैमिली के बहुत बड़े जीनियस हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इन दोनों को चैलेंज करता हूँ। तुम सभी लोग मुझे कचरा समझते हो तो मैं इन दोनों को एक साथ चैलेंज करता हूँ। अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो इन दोनों को यहाँ पर एक साथ भेजो। अगर मैं यहाँ पर हार जाता हूँ तो तुम लोग मेरी जान ले सकते हो, यहीं पर इसी स्टेज के ऊपर मुझे मार डालना। तो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं। लिन हांग और लिन qian भी वहीं पर खामोश होते हैं क्योंकि उन दोनों को तो पता है कि वो इसको नहीं हरा पाएंगे। तो लिन फेंग उनसे कहता है अब फिर से तुम लोगों को साफ सूख गया, तुम लोग बात क्यों नहीं कर रहे। मैं लिन फेंग यहाँ पर मरने के लिए आया हूँ। मैं एक कचरा हूँ जिसे तुम लोग आसानी से साफ कर सकते हो। तुम सभी लोगों से मौत की भीख मांगता हूँ, प्लीज यहाँ पर स्टेज के ऊपर आओ। कोई तो जीनियस ऐसा हो जो यहाँ पर आकर मुझे मौत दे सके। तुम सभी लोग सिर्फ बातों का ही शेर हो, वहाँ पर खड़े होकर बकवास बातें किए जा रहे हो कि मैं एक कचरा हूँ और तुम सभी लोग मुझसे अच्छे हो। नाइन्थ एल्डर फिर से चिल्लाकर लिन फेंग को गाली देते हैं, जबकि हमारा लिन फेंग उसे कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें तो थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं एक कचरा हूँ। हमारी फैमिली के सभी बच्चे बहुत बड़े जीनियस हैं, तो फिर ये जीनियस यहाँ पर ऊपर क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, इन सारे जीनियस को छोड़ दो, तुम ही एक एल्डर हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो तो तुम खुद यहाँ पर अरीना में आ सकते हो और तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो कि मैं यहाँ पर मरना चाहता हूँ तो फिर मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहूंगा। तो नाइन्थ एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं लिन फेंग अब जबकि लिन qian और लिन हांग दोनों ही हमारी फैमिली के बहुत बड़े जीनियस हैं, तो उन दोनों का तुम्हारे साथ फाइट करना नहीं बनता क्योंकि हम उन्हें तुम्हारे साथ फाइट करने नहीं देंगे। ये उनके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट की बात होगी। लेकिन अगर तुम वाकई में मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ, मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा। नाइन्थ एल्डर जल्दी से जंप करते हुए अरीना में चले जाते हैं। लिन क्लैन के सभी मेंबर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लिन फेंग ने यहाँ पर एल्डर को चैलेंज कर दिया, कहीं लिन फेंग पागल तो नहीं हो गया, उसे नहीं पता कि नाइन्थ एल्डर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारी फैमिली के नाइन्थ एल्डर, इनको कॉम्बैट का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और ये अपनी सोल लेयर के 5th लेवल पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि नाइन्थ एल्डर की कल्टीवेशन लिन फेंग से ज्यादा है, इसी वजह से लिन फेंग के बचने के कोई चांसेस नहीं है। जैसी फाइट स्टार्ट होती है नाइन्थ एल्डर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और लिन फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ाते हैं, जबकि हमारा लिन फेंग अपनी जगह से हिलता भी नहीं, वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को निकालता है और बड़ी स्पीड के साथ उसके पास से आगे गुजर जाता है। उसकी बॉडी को वहाँ पर मूव करते हुए कोई देख भी नहीं पाता, लेकिन हमारे लिन फेंग ने वहाँ पर अपनी तलवार को घुमाया होता है और अपनी तलवार को घुमाकर वो नाइन्थ एल्डर को वहीं पर मार देता है। फेंग उन सभी से कहता है मैं लिन फेंग यहाँ पर मरना चाहता हूँ, तो इस नाइन्थ एल्डर के अलावा अगर कोई यहाँ पर ऐसा है जो मुझे मार सके वो यहाँ पर आ सकता है और मुझे चैलेंज कर सकता है। जबकि वहाँ पर लिन फैमिली के सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, सभी लोग वहीं पर खामोश हो जाते हैं। लिन qian, लिन हांग और उसके डैड लिन बा सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि लिन फेंग ने यहाँ पर किया क्या, किसी ने इसको मूव करते हुए देखा भी नहीं। लिन फेंग कहता है अब तुम सभी लोगों को क्या हो गया, तुम सभी लोग बात क्यों नहीं कर रहे। जब मैं यहाँ पर आया था उस वक्त मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी, तुम सभी लोग यहाँ पर लिन बा और उसके बच्चों की तारीफें कर रहे थे, लेकिन मेरे फादर और मेरी तुम लोग यहाँ पर तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि तुम सभी लोग हमारे बारे में बुरी बातें कर रहे थे। हम लोगों ने फैमिली को खराब